तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11। जी हाँ, काफी देर हो गई क्लास 11 की वीडियोस आने में, तो ये क्लास 11 के धमाकेदार वीडियो लेकर आए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन। इस पूरे चैप्टर को स्टूडेंट्स हम इस पूरे एक ही वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले स्टूडेंट्स, और पूरा का पूरा संपूर्ण का संपूर्ण अध्याय आपका इस वीडियो में फिनिश किया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है दोस्तों इस चैप्टर का, और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल जो हमने आज की इस वीडियो में कराया भी है आपको, और इस बात का मैं कमिटमेंट आपको करता हूं कि इस वीडियो को पूरी देख ली सीधा से पेन कॉपी के साथ, तो इस बात की पूरी गारंटी मेरी है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, चाहे वो हाफिली का हो चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, कुछ भी दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए और आपसे छूट जाए, ऐसा हो नहीं पाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम कवर करने वाले इस वीडियो में बिल्कुल तैयारी के साथ। तो चलिए बिना आपको टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो हमारे पढ़ाने का तरीका है जबरदस्त, नंबर आएंगे मस्त, चिंता मत करिए। आप आए आपके यूट्यूब चैनल अपने एजुकेशन शस्त्र। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस लंबी वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इसका एक ओवरव्यू हम आपको देते हैं। जैसे खाने से पहले मेन्यू होता है ना, उसी तरह दोस्तों पढ़ाई से पहले, चैप्टर शुरुआत से पहले इस वीडियो में जो जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक सभी बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो इस अध्याय में दी हुई हैं। वो सभी बेसिक चीजें जो आपको पढ़ना जरूरी है, भले ही उससे एग्जाम में सवाल ना आता हो, लेकिन 5-10 मिनट में वो आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जरूरी है आगे चीजों को समझने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम शुरुआत करेंगे, त्रुटि को समझेंगे एवं प्रतिशत त्रुटि क्या होता है इसको समझेंगे, और इसको गणना करना सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में यही जो टॉपिक है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि हम इस वीडियो में समझाएंगे भी और कराएंगे भी वो सारे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम चलेंगे सार्थक अंकों को समझेंगे, और सार्थक अंक निकालने के लिए आपके बुक में अगर आप देखोगे 5-6 नियम दिए हुए हैं, लेकिन उस नियम को हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे दोस्तों जिससे आपका ही भौकाल होगा, और आप दोस्तों बिना कोई नियम याद किए सार्थक अंक चुटकियों में निकालोगे, बिना कोई नियम याद किए। तो इस वीडियो में बने के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ओके। उसके बाद इसको समझने के बाद हम चलेंगे विमाय पर, यानी विमीय विश्लेषण वाले टॉपिक पर, जिसमें 3 चीजें हम पढ़ेंगे। पहला तो विमीय सूत्र निकालना, उसके बाद विमीय विधि द्वारा जो है कोई सूत्र है उसकी सत्यता की जांच करना सीखेंगे, और प्रश्नों को भी करेंगे, और सूत्र की स्थापना कैसे किया जाता है विमीय विधि द्वारा ये सीखेंगे, ओके। फिर उसके बाद फाइनली आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। उसके बाद अगर आप चाहो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाओ, कुछ भी नहीं फंसेगा, और एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपसे छूटेगा भी नहीं, आप कर पाओगे। दोस्तों इस वीडियो का ओवरव्यू, आइए वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके लिए हमें मोटिवेशन मिले आपसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले चैप्टर की वीडियोस आपको पहले मिले, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक जरूर करना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए स्टूडेंट, इस भौतिक विज्ञान में हम कई सारी भौतिक राशियां देखेंगे, और इन भौतिक राशियों के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। तो भौतिक राशियां दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपकी जो राशि होती है वह मूल राशि जिसे हम कहते हैं। अब वे मूल राशि क्या होती है, देखिए वे राशियां होती हैं ये जो स्वतंत्र होती है, अर्थात दोस्तों इस तरह की जो राशि होती है इनको हम व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें हम स्वतंत्र कहते हैं दोस्तों, जिन्हें जो अपने आप में ही स्वतंत्र, उन्हें किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है उन्हें व्यक्त करने के लिए, उन्हीं को हम मूल राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मूल राशियां कुल 7 प्रकार की खोजी गई हैं, 7 मूल राशियां खोजी गई हैं पूरे भौतिक विज्ञान में, जिन्हें हम आपको दिखाने वाले हैं। और आप खुद देखोगे इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो इन्हें स्वतंत्र भी बोला जाता है। जैसे कि आपकी पहला हो गया लंबाई, जिसका अगर हम बात करें मात्रक, वो क्या होता है आप सभी बताइए। लंबाई का मात्रक होता है, आप सभी जानते हो, मीटर होता है, ओके। तो यहाँ पर लंबाई को क्या व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत होगी? नहीं सर, लंबाई तो हमारी लंबाई होती है, क्या उसको व्यक्त करने की किसी की जरूरत होती है? नहीं जरूरत होती है, वो अपने आप में ही क्या है, संपूर्ण है। तो ये क्या है, एक मूल राशि है। इसी तरह द्रव्यमान, जिसका हमारा मात्रक होता है केजी, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप भी हमारी मूल राशि है, जिसका मात्रक होता है हमारा केल्विन, ओके, केल्विन। और जो विद्युत धारा होती है इसको भी, ये भी मूल राशि होती है जिसको आई से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर आपका,
और ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है आपका कैंडेला, कैंडेला। ओके, ये सभी का मान आपको याद रखना है दोस्तों। इन सभी मूल राशियों के नाम याद रखने हैं आपको, बहुत ही दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ये 7 प्रकार की मूल राशियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आप नाम याद रखें। और एक आपका है पदार्थ का मात्रा, यानी कि जिन्हें अगर हम बात का मात्रक आपका मौन होता है। तो ये 7 मूल राशियों के नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, आपको आने चाहिए बहुत ही। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे एक दूसरी तरह की राशि होती है व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां होती है दोस्तों ये जिन्हें हम क्या करें, मूल राशियों की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, या जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दोस्तों मूल राशियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई हम मूल राशि के द्वारा ही हम क्या करें, व्युत्पन्न राशि को प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो हमें उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशि को ही आवश्यकता होगी, नहीं कोई हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। और आपको बता दें ये सभी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको सब कुछ नोट्स के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर व्युत्पन्न राशि की बात करें तो वे राशि होती है जिन्हें मूल राशियों की सहायता से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की ही आवश्यकता होती है। जैसे आपका उदाहरण हो गया वेग। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय दोस्तों आपका। ओके, तो दूरी बटे समय, यहां पर देखो ना 2 टर्म है आपका समय, जो कि मूल राशि में हमने पढ़ा था दूरी, जो कि एक लंबाई ही होती है, यानी कि लंबाई एवं समय ये 2 मूल राशियां से मिलकर हमारा वेग बना है। यानी कि वेग को हमने किसकी सहायता से प्राप्त किया है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया है दोस्तों। इसलिए ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। इसका अगर हम मात्रक देखें तो दूरी का क्या होता है, आपका मात्रक मीटर होता है, अभी हमने बताया। और समय क्या होता है, बटे में समय ना, तो बटे में समय का मात्रक लिखेंगे आप सेकंड, यानी कि जो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। इसी तरह अगर आयतन का देखें तो आयतन का सूत्र आपको पता है, लंबाई इन सभी का अगर आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, आयतन मिलता है। और लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई ये तीनों आपकी क्या है, मूल राशियां है। देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों एक ही चीज होती है। इन सभी का मात्रक अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपका मीटर होता है। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, एवं ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। यानी कि तीनों का गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स तो क्षेत्रफल होता है हमारा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 मूल राशियों की सहायता से हम इसे दिखा रहे हैं दोस्तों। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मूल व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। अगर इसका मात्रक देखें तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर इसका रहेगा। बल की बात करें तो बल के लिए भी दोस्तों वही होता है। बल का सूत्र आपको क्या होता है, m × a, द्रव्यमान जो कि आपकी मूल राशि एवं त्वरण। त्वरण का अगर आप सूत्र देखोगे तो वेग में परिवर्तन बटा समय, वो भी आपकी क्या है, मूल राशियों से ही मिलकर बना है दोस्तों। तो यहाँ पर बल भी दोस्तों हमारा क्या होता है, एक तरह से व्युत्पन्न राशि ही होता है, जिन्हें हम मूल राशि की सहायता से प्राप्त करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक अलग तरह की राशियां है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं और आपको पता होना चाहिए, पूरक राशियां, जिन्हें बहुत कम बच्चों को ही पता होती है। आप जरूर इस नाम याद रखिए, पूरक राशि क्या होती है। तो दोस्तों व्युत्पन्न राशियां एवं मूल राशियां के अतिरिक्त अलावा 2 अन्य भौतिक राशि भी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक राशि बोलते हैं। 2 अन्य भौतिक राशि जिन्हें पूरक राशि बोलते हैं दोस्तों, वो पहली है हमारी कोण, दूसरा है आपका घन कोण। पहला है कोण, दूसरा है आपका घन कोण। सर ये कोण एवं घन कोण क्या है, देखिए कोण के बारे में आप जानते हो, अगर कोई होता है आप इस तरह बना सकते हो कि ये एक रेखा आई एक इसी समतल में और इसी समतल में दूसरी रेखा, इन दोनों के बीच में कोण बन गया, ये 2D में होता है। अगर आप इसकी मात्रक की बात करें तो रेडियन, रेडियन इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स, रेडियन। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि एक ही समतल में 2D में ही दोस्तों, अगर आपकी एक रेखा इधर से आ गई, एक रेखा इधर से आ गई, बस एक दूसरे को क्या कर दे दोस्तों, किसी बिंदु पर काट दें एक ही समतल में, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों डिग्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोण डिग्री में। वो हमारा कौन सा कोण होता है दोस्तों, समतल कोण होता है, जिसे हम 2D में जो बनता है इसको हम समतल कोण भी बोलते हैं, एक ही तल में जब बने हमारा। लेकिन अगर 3D की बात करें दोस्तों, वो जो हमारा कोण क्या बने 3D में जब बनता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरह का कोण यहाँ पर अंदर, ये 3D में दोस्तों स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ न कुछ दोस्तों कोण बन रहा है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये बनता है हमारा कोण दोस्तों, ये समतल कोण नहीं, ये कौन सा कोण है, 3D कोण होता है। इस तरह के कोण को हम बोलते हैं, जिसका मात्रक होता है फ्रेंड्स स्टेरेडियन। तो यहां पर समतल कोण एवं घन कोण का मात्रक याद रखें, जो घन कोण होता है वो आपका क्या बनता है, इस तरह दोस्तों 3D में बनता है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको दिखा था यहां पर कुछ इस तरह जो दोस्तों जो कोण हमारा बना था अभी। तो प्यारे स्टूडेंट अब आइए आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है।
इसको समझिए। देखिए मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय प्राणी जो कि हमारे पूरे भारत में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे राष्ट्र में दोस्तों चलती आ रही थी पहले जमाने में। कैसे कैसे हम दोस्तों भौतिक राशि को मापते थे, उनका मात्रक क्या क्या होता था, वो सभी चीजें हम अभी देखेंगे कि पहले पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे लोग क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, मात्रक का मान या जो निकालते थे, वो सभी चीजें हम देखेंगे अभी। जैसा कि पहला मात्रक प्राणी है वो एमकेएस है, दूसरा का आप सीजीएस है, तीसरा आपका एफपीएस प्राणी है और चौथा जो कि एसआई प्राणी आप स्टैंडर्ड यूनिट्स आप सभी जो अभी हाल ही में वर्तमान में हम यूज करते हैं मात्रकों के लिए वो प्राणी। ओके, तो इन चारों को देखते हैं क्योंकि ये सभी पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं और अभी भी कहीं कहीं इसका यूज होता है। जैसे कि एमकेएस प्राणी में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी 3 टर्म आती, एक एम, एक के एवं एस। इन तीनों का मतलब ये होता है कि इन तीनों में दोस्तों जो एम का मतलब होता है वह मीटर होता है दोस्तों, के का मतलब होता है केजी, एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि ये वो प्राणी होती है दोस्तों, ये वो प्राणी है दोस्तों जिसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को फ्रेंड्स केजी में एवं समय को फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड में मापते हैं, उसको एमकेएस प्राणी बोलते हैं। और अगर सीजीएस प्राणी की बात करें, सीजीएस में सी, जी एवं यहाँ पर एस। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम एवं एस का मतलब फिर से वही सेकेंड। यानी कि ये वो प्राणी हो गई जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं फ्रेंड्स, एवं जो समय होता है उसको हम सेकंड में मापते हैं फ्रेंड्स उसको। तो ऐसे प्राणी को हम सीजीएस प्राणी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रहे एमकेएस का मतलब है लंबाई को, द्रव्यमान को किलो में, समय को सेकंड में मापते हैं एमकेएस प्राणी। सीजीएस में हमारा लंबाई सेंटीमीटर में, जो हमारा द्रव्यमान वो ग्राम में रहे एवं समय रहे दोस्तों उसको सेकंड में मापे, तो वो सीजीएस प्राणी में आप चले गए। अगर दोस्तों अगर हम बात करें एफपीएस की, एफ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर फुट, कितना फुट हमारी लंबाई को हम क्या करें फुट में मापे। आप घरों में भी इसका यूज होता है दोस्तों एफपीएस प्राणी का, कि आप देखते होंगे हमारे पापा या हमारे दादा जो होते हैं वह अगर किसी चीज का लंबाई निकालना हो तो वो ऐसे बताती कि ये इतना फुट लंबा है, 4 फुट लंबा है। आप अपनी लंबाई भी या 4 या 5 फुट बताते हो तो वो आप लंबाई का यूज करते हो ना दोस्तों फुट। तो ये कौन सी प्राणी होती है जिसमें आप लंबाई को फुट बोलते हो, फुट में नापते हो, तो ये आपकी एफपीएस प्राणी होती है फ्रेंड्स। और जहां पर द्रव्यमान को दोस्तों पाउंड में मापा जाता है एवं समय को सेकंड में मापा जाता है, तो ये एफपीएस प्राणी हो गई। और एसआई प्राणी में बात करें जिसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं खोलकर, इसमें हम क्या करते हैं आप सभी को पता है, लंबाई को तो सबका अपना अपना तय है, मीटर में जो द्रव्यमान होता है दोस्तों उसको केजी में मापते हैं, सब कुछ इसका तय है दोस्तों। ऐसा यूनिट हम सभी जानते हैं। अभी भी हमने दोस्तों मूल राशियां देखी तो उनका जो मात्रक अभी देखा वो सभी ऐसा ही मात्रक थे जो कि स्टैंडर्ड यूनिट से पूरे देश में आजकल स्टैंडर्ड यूनिट वही चलता है दोस्तों। किताबों में सवालों में हल करते समय ऐसा ही मात्रक ही चलता है, लेकिन कहीं कहीं हम इन सभी दोस्तों प्राणी का यूज करते हैं मात्रकों की मापने के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कई बार सवाल बन जाता है यहाँ पर आपके सामने पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत आसान होते हैं सवाल कि सीजीएस में 7 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो लंबाई दिया हुआ है आयत का वो 7 मीटर है एवं जो चौड़ाई दिया हुआ है वह कितना है 8 मीटर है। ओके, लेकिन आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो कहोगे सर वही लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/56 और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, 56 मीटर स्क्वायर आया। लेकिन देख रहे हो ना हमसे पूछा है सीजीएस में बताओ, आप सीजीएस में आप बताओ क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो सीजीएस में अभी हमने देखा कि सीजीएस में सर हमारा जो लंबाई होता है सी से सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ मीटर स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए दोस्तों, सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए। इसमें कैसे चेंज करें, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है। 1 मीटर हमारा 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 56 गुणे इस मीटर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 10⁻² का भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखोगे तो यहाँ पर सिंपली 56 इंटू 10 के पावर दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल है आपके आयत का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस प्राणी में हमने निकाल दिया है। बस हमने क्या किया, जो हमारी लंबाई मीटर में थी, मीटर का मतलब क्या है कि ये जो कौन सी प्राणी में हमने निकाला है दोस्तों, एसआई प्राणी में निकाला है, या कह सकते हो एमकेएस प्राणी में हमने निकाला है दोस्तों, निकाला है क्षेत्रफल आयत का। लेकिन हमसे सीजीएस में पूछा है तो हमने क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला। और हमें पता था कैसे बदला, 1 मीटर में पता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर 10⁻² है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो गुणा कर दिए तो वही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में मान। तो इस तरह होता है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्राणी। अब
यहाँ पर बेसिक चीजें खत्म होती है आपकी। उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कुछ लंबाई की छोटी एवं बड़ी इकाइयां जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिजिक्स में कई जगह कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी कि अरे कि अगर कोई चीज आपका छोटी म्यू में दिया हुआ है, अगर दोस्तों चीज उसको अगर मीटर में आपको बदलना है, कोई चीज आपको क्या दिया एस्ट्रॉम में दिया है लंबाई दोस्तों, तो उसके मीटर में बदलना है, तो ये अगर आपको पता होंगे तभी आप बदल पाओगे। जैसे कि अगर आपको पता है एक म्यू नहीं पता है तो देख लीजिए, जैसे कि एक म्यू जो होता है वो आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, या कह सकते हो 1 मीटर आपका कितने के बराबर होगा 10⁻6 म्यू के बराबर होता है। बस इस चीज को इधर भेज दिया तो 1 मीटर का मान हमें मिल गया म्यू के रूप में। और अगर बात करें नैनोमीटर की तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻ का दोस्तों 9 मीटर के बराबर हो सकता है। और इसी चीज को अगर हम इधर भेज दें तो आपको मिलेगा 1 मीटर आपका 10⁻9 दोस्तों नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखने। और एक दोस्तों फर्मी, इसको क्या बोलते हैं फर्मी बोलते हैं, तो एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, या कह सकते हो 1 मीटर आपका दोस्तों यहाँ पर 10⁻15 फर्मी के बराबर होगा। तो ये कुछ रिलेशन आपको याद रखने हैं। और लंबाई का जो दोस्तों सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो हमारी होती है प्रकाश वर्ष। एवं सबसे बड़ी अगर बात करें तो वो हमारी क्या होती है दोस्तों पार्सेक होती है। और बड़ी इकाई में दोनों आती है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी पार्सेक होती है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष का मतलब समय है 1 साल का। नहीं, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि दूरी होती है, ये एक तरह से कितनी दूरी होती है सर बताइए। देखिए अगर कोई प्रकाश को आप क्या कर दे छोड़ दे, t = 0 सेकेंड में आप छोड़ दे, ओके, तो यहां पर प्रकाश घूमे 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 1 साल बाद दोस्तों प्रकाश जितना दूरी तय करेगी वही आपकी क्या होती है दोस्तों प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि अगर प्रकाश की वेग आपका क्या है दोस्तों 3 × 10 के पावर क्या होता है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये वेग है उसका। और 1 साल में ये कितना दूरी तय करेगा, 1 साल में पहले समय कितना होगा, 1 साल में मानिए लीप ईयर आपका नहीं चल रहा है 365 दिन है, गुड़े 1 दिन में 24 घंटा है, इतना घंटा, फिर इसको मिनट में 60 से गुणा करेंगे, फिर सेकंड में 7 से गुणा करेंगे, यानी कि इतना गुणा भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगी प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की दूरी होगी दोस्तों, वही आपका प्रकाश वर्ष होगा। जिसका अप्रोक्सीमेटली मान दोस्तों वैज्ञानिकों को कैलकुलेट करके बताया 10⁻16 मीटर लगभग बताया है, ओके। और पार्सेक की बात ही छोड़ो, ये 3.26 दोस्तों प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। यानी जो प्रकाश वर्ष का मान है इसका आप इतना गुना कर दोगे तो आपको पार्सेक मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये लंबाई की बहुत बड़ी इकाई होती है, जो कि हमने आपको अभी बताया। वाले प्रतिशत त्रुटि निकालना, जी हाँ, कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्रतिशत त्रुटि में। सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालना है आपके लिए आज की इस वीडियो के बाद गारंटी है चुटकियों में आप निकालना सीख जाओगे फ्रेंड्स। कैसा भी न्यूमेरिकल्स हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सब आपके लिए आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सर्वप्रथम हम समझते हैं त्रुटि आखिर होता है क्या है फ्रेंड्स। त्रुटि नाम से ही मतलब होता है इसका गलती दोस्तों। अगर फिजिक्स में बात करें हम किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन घनत्व तो आदि चीजें अगर मापते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, कुछ ना कुछ हमारा दोस्तों गलती हो जाता है। जैसे एक छड़ हो गया फ्रेंड्स, एक छड़ हो गया जिसकी लंबाई हमारी क्या है 20.3 सेंटीमीटर है। अगर हमको क्या किया किसी लड़की को दिया मापने के लिए, तो उस लड़के ने इस छड़ को स्केल से मापा और माप कर बता रहा है 20.2 सेंटीमीटर। दूसरा लड़का को हमने दिया यही मापने के लिए, तो उसने इसको माप कर बताया 20.1 सेंटीमीटर, ओके। तो इस वास्तविक हमारा क्या है दोस्तों, वास्तविक मान क्या है फ्रेंड्स इसका 20.3 सेंटीमीटर है। लेकिन इन दोनों ने क्या किया है दोस्तों सही नहीं मान बताया, वास्तविक मान नहीं दोस्तों इन्होंने बताया, कुछ न कुछ कम बताया, ओके फ्रेंड्स। तो जितना दोस्तों कम बताया यानी कि इन्होंने क्या कर दी, मापन में गलती कर दी। इन्होंने जो इनका जो मापित मान है दोस्तों वह वास्तविक मान के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होता है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली सही माप हम नहीं पाते किसी भी वस्तु को, उसका जो दोस्तों सही माप होता है उससे कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है दोस्तों आगे पीछे होता है। और वही जो आगे पीछे जो हमारा अंतर होता है फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं। जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो इस लड़के ने 0.1 सेंटीमीटर की गलती की है यहाँ पर, तो ये इसका त्रुटि हो जाएगा। इसने क्या किया, इसने तो 0.2 सेंटीमीटर की गलती की है, तो ये इसका त्रुटि हो जाएगा। यानी कि कितना आगे पीछे हम दोस्तों हो गया है मापन में, यही होता है त्रुटि फ्रेंड्स, ओके। अब त्रुटि प्रतिशत ज्यादातर बात करते हैं हम, प्रतिशत त्रुटि कई बार पूछता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी दोस्तों हमने मापा है उसको अगर आप प्रतिशत में निकाल लोगे, प्रतिशत में उसको मान ज्ञात कर लोगे, तो उसे आप क्या बोल दोगे, प्रतिशत त्रुटि बोल दोगे, ओके। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि त्रुटि को परिभाषित कीजिए, त्रुटि क्या होता है, तो ये परिभाषा आप लिख सकते हो आसानी से फ्रेंड्स।
क्या है यहाँ पर कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। यानी कि जो आगे पीछे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होगी त्रुटि क्या होता है, त्रुटि प्रतिशत क्या होता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा क्या है, त्रुटि प्रतिशत को हम कैसे दोस्तों गणना करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले, कई बार आया हुआ है फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप करके सारे टाइप्स को हम पढ़ेंगे, त्रुटि प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी। ओके, तो इसका रामबाण तरीका क्या है, कैसे हम त्रुटि प्रतिशत का रामबाण तरीका क्या है, ये आप देख लीजिए। हम आपको ट्रिक बता रहे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका रामबाण तरीका क्या है, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए आप हमको हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रुटियां हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। चाहे भौतिक राशि गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो या घटाना हो, हमेशा आप क्या करोगे दोस्तों, त्रुटियों को जोड़ोगे ही। आप सोच रहे होंगे सर हम त्रुटि को क्यों जोड़ेंगे, अगर कोई भौतिक राशि हमारी घट रही है तो इसमें त्रुटि मान लीजिए 0.2 है, इसमें त्रुटि हमारी 0.1 है, तो क्या हम घट रही है तब वो हम क्या करेंगे, इन त्रुटि को जोड़ के लिख देंगे। हाँ, आप तो जोड़ के लिखोगे। जो भी हम गलती होते हैं उसे गलतियों को हम जोड़ते जाते हैं, कभी भी गलती को घटाते नहीं है। जैसे आपने आज क्या गलती, आपने 3 गलतियां की आज, मान लीजिए आपने आज 3 गलतियां की, कल आपने 2 गलतियां की, तो आपने टोटल कितनी गलतियां की, 5 गलतियां की ना। आपने क्या किया, अपनी गलतियों को हमेशा जोड़कर बताया। ओके, ऐसा नहीं कि आपने 3 में से 1 घटा के बताया कि हमने आज एक गलती हमने कुल की, नहीं ना, आपने गलतियों को जोड़ा। त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, चाहे भौतिक राशि दोस्तों गुणा हो, चाहे ए भी हमारी गुणा हो रही होती, तब भी हम इसको इन त्रुटि को जोड़कर बता दें। इसमें गुणा होने पर भी त्रुटि आपकी 0.3 होती, क्योंकि त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, चाहे भौतिक राशि 2 या अधिक भी भौतिक राशि गुणा हो, भाग हो, जोड़ो, घटाना हो। ओके, इसका अप्लाई भी हम कई क्वेश्चंस में करेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन हमने दे दिया, एक यदि L1 कोई लंबाई है एक छड़ की, वो इतना है हमारी, और दूसरे छड़ की लंबाई हमारी इतना है। ओके, इसके संकलन यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, संकलन यानी कि L1 को L2 में जोड़ेंगे और इसके व्युकलन यानी कि घटाएंगे जब L1 को L2 में से, तब आपको क्या बताना है दोस्तों, त्रुटि निकालना है, बस त्रुटि आपको बताना है। ओके, तो आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, L1 आपका क्या है 18 प्लस माइनस 0.1 है, L2 आपका क्या है 15 प्लस माइनस 0.1 है। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता हो सर ये प्लस माइनस में क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यही तो आपकी होती है त्रुटि। ये जो प्लस माइनस में बता रहा है कि इस जब आपने छड़ का माप किया है तो उसमें आपका आगे पीछे कितना हुआ है, 0.1 हुआ है। इसमें आपका आगे पीछे कितना हुआ है दोस्तों, 0.1 हुआ है। यानी कि 0.1 दोनों में आपके क्या है, त्रुटि दी हुई है। यानी कि अगर हमसे त्रुटि ने पूछा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो त्रुटि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ के लिख देंगे, टोटल 0.2 का हमारा त्रुटि होगा दोस्तों। अगर आप इसको व्यक्त करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस 18 15 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका कुछ ये 33 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका त्रुटि हो जाएगा। और ये दोनों छड़ की लंबाई होंगी, इन दोनों को घटाएंगे यानी कि 18 प्लस माइनस 0.1 एवं घटाएंगे 15 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपस में घट जाएगा, यानी कि 18 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन ये आपका क्या है दोस्तों, त्रुटि है, ये आप घटाओगे नहीं, इसको हमेशा जोड़ कर लिखोगे, यानी प्लस माइनस 0.1 0.1 0.2, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। कई बच्चे घटा देते हैं यहाँ पर देखकर, नहीं आपको घटानी है, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा आप बात का। चलिए दोस्तों, हमने त्रुटि की, अब हम करेंगे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि प्रतिशत त्रुटि को हम व्यक्त कैसे करते हैं, ये मेन बात है। ओके, जैसे कि कोई भौतिक राशि आपकी P है, उसमें हमने आपसे पूछा प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो आप इसको कैसे लिखोगे प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए, प्रतिशत त्रुटि किसी भौतिक राशि P में आपका क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P, एवं ये जो आपका मान है प्रतिशत में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। यानी कि किसी भौतिक राशि में अगर कोई भौतिक राशि P उसमें प्रतिशत त्रुटि निकला है तो वो कैसे लिखेंगे, डेल्टा P अपॉन P गुणा कर देंगे 100 से। ओके, ये P क्या होता है सर, डेल्टा P क्या होता है, P होता है दोस्तों वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान जो है, और डेल्टा P क्या है दोस्तों, त्रुटि होती है हमारी, कितनी त्रुटि हमने की है, कितना आगे पीछे हुआ है। जैसे कि यही हो गया 18 प्लस माइनस 0.1 आपका है, ये क्या है आपका वास्तविक मान है फ्रेंड्स, वास्तविक मान है आपका, और ये आपका क्या है दोस्तों, त्रुटि है। ओके, अगर ये क्या है हमारा L है किसी छड़ की लंबाई, तो ये आपकी क्या होगी, डेल्टा L होगी, जो कि त्रुटि को हम त्रुटि दिखाते हैं इसको। ओके, तो आप समझ लोगे किसी भौतिक राशि अगर P है तो उसको त्रुटि निकालना है तो डेल्टा P अपॉन P गुणा कर देंगे 100 से। ओके, P उसका वास्तविक मान, डेल्टा P क्या होगा उसमें त्रुटि।
अब प्रतिशत त्रुटि वाले दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वह दो टाइप के पूछे जाते हैं। पहला टाइप वन में हम आपको पढ़ाते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, गणना करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है दिमाग से, ओके। लेकिन प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला वही लगता है कि प्रतिशत त्रुटि हमेशा जोड़ेंगे और व्यक्त कैसे करते हैं, जो हमने आपको अभी दिखाया। तो अगर कोई भौतिक राशि अगर आपको दे दिया होता है इस स्थिति में बराबर ए बी, कोई भौतिक राशि आपका क्या है बराबर ए बी, तो आपसे पूछता है कि इस भौतिक राशि पी में आपको निकालना है क्या प्रतिशत त्रुटि, ओके। तो ये कैसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स, ये भौतिक राशि गुणा हो रही है फ्रेंड्स, ओके। तो यहां पर अगर हम कहेंगे पी में प्रतिशत त्रुटि तो कैसे व्यक्त करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी गुणे 100%, इस तरह हम व्यक्त करेंगे बराबर, यही किसके बराबर है, ए गुणे बी, ए गुणे बी, यानी कि अगर हम इसमें प्रतिशत त्रुटि लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इन दोनों का भी प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे, यानी ए का प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100, एवं यहां पर जो आपका बी है इसका भी लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100। क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भौतिक राशि पी हमारा क्या है इन दोनों के बराबर, यानी इसमें प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा इन दोनों में प्रतिशत त्रुटि। और आप बताइए हम क्या करें, ये भौतिक राशि क्या हो रही है, ए एवं बी गुणा हो रहा है, तो क्या हम भी यहां पर इस तरह गुणा कर दे, नहीं, आप समझदार हो, हमने आपको बताया कि हम प्रतिशत त्रुटि हमेशा जोड़ते, चाहे गुणा हो भाग हो जोड़ो घटाना हो। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि है, तो इन दोनों क्या गुणा हो रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे प्रतिशत त्रुटि को जोड़ देंगे, यानी कि किसी भौतिक राशि P में अगर बराबर ए बी के है तो इस तरह दोस्तों प्रतिशत त्रुटि हम व्यक्त करते हैं। किसी भौतिक राशि P में प्रतिशत त्रुटि उन दोनों की प्रतिशत त्रुटि का योग होता है। अगर यही क्या हो भौतिक राशि भाग हो रही हो तो सेम टू सेम यही होगा, P में प्रतिशत, तो आप वही करोगे डेल्टा P अपॉन P गुणे 100%, यही किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर, यानी कि इन दोनों का प्रतिशत त्रुटि हम लिखेंगे बराबर। प्रतिशत त्रुटि हमने ये लिख दिया जिस तरह व्यक्त करते हैं, हमने आपको सिखाया अभी। और इन दोनों क्या हो रहे, भाग हो रहे, लेकिन प्रतिशत त्रुटि हमेशा क्या होगी भाई, जुड़ा हो भाग हो कुछ भी हो हम जोड़ देंगे प्रतिशत त्रुटि को। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस स्थिति में, दोनों स्थिति क्या है सेम ही है दोस्तों, हमेशा क्या ध्यान आपको रखना है, प्रतिशत त्रुटि को हमेशा जोड़ना है। तो आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये सभी न्यूमेरिकल जो भी हम आपको कराएंगे लगातार 3 से 4 न्यूमेरिकल जो अभी हमने आपको सिखाया उस पर, वो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो आप, सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला है यहाँ पर एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत की लंबाई आपको दिया हुआ है, लंबाई कितना है 200 प्लस माइनस 5, यानी कि जो लंबाई है वह कितना है 200 है, एवं जो इसमें त्रुटि है डेल्टा एल का मतलब क्या है, इसमें त्रुटि वो यहाँ पर प्लस माइनस आगे पीछे जो लिखा हुआ है 200 तो हमारी लंबाई होगी, और ये जो प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ ये आपकी क्या होती है, हमने आपको बताया त्रुटि होती है। तो ये त्रुटि यानी कि डेल्टा एल, ये एल है तो इसमें त्रुटि डेल्टा एल कितना है आपका 5 है। इसी तरह चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई कितना है 50 है, यानी कि जो ब्रेथ है वह 50 है, लेकिन इसके चौड़ाई में जो हमने त्रुटि की हुई है आगे पीछे जो हुआ है वह 2 है, यानी कि डेल्टा भी आपको 2 दे रखा है। तो खेत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आप सभी जानते हो, खेत का आयताकार कोई चीज होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है क्या, उसकी लंबाई गुणे उसकी चौड़ाई। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछा हुआ है, तो ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका में प्रतिशत त्रुटि, और ये गुणा हो रहा है तो क्या हम तो जोड़ेंगे भाई प्रतिशत त्रुटियों को, प्लस में बी में प्रतिशत त्रुटि। तो आइए फटाक से इसको व्यक्त करते हैं इन सभी को। तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100% बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल गुणे 100 दोस्तों। इस 100 बस यहाँ पर मान रख दीजिए, हमें ये चीजें पता है तो इन सभी को यहाँ पर रख देते हैं। डेल्टा एल आपका 5 है, एल आपका 200 है फ्रेंड्स, गुणे 100 करेंगे, प्लस का डेल्टा भी आपका क्या है 2 है, और बी आपका क्या है 50 है, गुणे 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 100 से ये 2 बार में जाएगा, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से 50 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, और ये 5 से 2 को भाग करेंगे 2.5, 4 और 2.5 कितना हुआ 6.5% आपका आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत त्रुटि क्षेत्रफल मापन में। अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई है, यानी कि लंबाई फिर वही दिया हुआ है 20.3 सेंटीमीटर, ओके, एवं चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ आपको दिया है कितना 11.4 सेंटीमीटर, ओके, और इसकी परिशुद्धता आपको दी है। अब देखिए परिशुद्धता क्या है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए, आपको क्या निकालना है, इस बॉक्स के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले त्रुटि क्या है। ये तो लंबाई है चौड़ाई है, इसमें त्रुटि कितना हुई है ये हमें पता पहले चाहिए, तभी ना हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबाई दिया था तो हमें साथ में साथ दिया था इसमें कितना कम बेसी है, त्रुटि भी दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है त्रुटि क्या है। तो यहाँ पर आपको उसकी जगह क्या दिया हुआ है,
त्रुटि की जगह आपको परिशुद्धता दी हुई है 0.3 सेंटीमीटर। ओके, तो जहां पर आपको त्रुटि नहीं दी होती है और परिशुद्धता मालूम होता है, परिशुद्धता दी हो तो आप उसी को त्रुटि मान लोगे, यानी कि डेल्टा एल एवं डेल्टा बी इन सभी को परिशुद्धता के बराबर मान लोगे अगर आपको त्रुटि नहीं दी हुई है फ्रेंड्स। ओके, तो परिशुद्धता कितना है आपका 0. दोस्तों कितना है 0.3, तो डेल्टा एल को भी 0.3 मान लोगे, डेल्टा बी को भी 0.3 मान लोगे। आप सवाल को हल करोगे। तो देखिए दूसरा केस क्या होता है, जब आपको त्रुटि नहीं दी होती तो हम परिशुद्धता को क्या मान लेते हैं, त्रुटि मान लेते हैं, डेल्टा एल डेल्टा बी मान लेते हैं किसी भौतिक राशि का। ओके, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे बॉक्स के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें प्रतिशत त्रुटि, इन दोनों के प्रतिशत त्रुटि निकालकर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि गुणा हो या भाग हो हमेशा जोड़ेंगे हम। तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 हमारा किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतिशत लगाते चलिए हर जगह, डेल्टा एल। ओके, तो ये सभी मान हमें पता है, एल हमें मालूम है, हमें परिशुद्धता यानी कि डेल्टा एल मालूम है, डेल्टा बी सब ये मालूम है। तो यहाँ पर ये सभी मान आप रख दीजिए और खुद से ही सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या करना है, ओके, बस सब कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा करना है, भाग गुणा भाग करना है, तो ये सभी तो आप खुद से भी कर लोगे। ओके, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर त्रुटि नहीं होती है तो हम परिशुद्धता को क्या मान लेते हैं दोस्तों, त्रुटि मान लेते हैं। अब हम तीसरी नई चीज सीखेंगे दोस्तों। ओके, ये हमने दो चीजें सीखा, पहला त्रुटि दिया होता है तो हम परिशुद्ध त्रुटि निकालेंगे, दूसरा अगर त्रुटि भी नहीं दिया है तो परिशुद्धता दिया है तो उसी को परिशुद्ध त्रुटि मान लेंगे, तीसरा जब आपको परिशुद्धता भी नहीं दी होती है तब हम दोस्तों परिशुद्ध त्रुटि कैसे निकालते हैं। अरे सर आप क्या कर रहे हो, आप अभी तो आपने कहा परिशुद्ध, आपने कहा त्रुटि नहीं दी हो तो परिशुद्धता को त्रुटि मान लो, अब परिशुद्धता ही नहीं दी होगी तो हम किसको त्रुटि मानेंगे। तो घबराने की कोई नहीं है बात, जब हम आपके साथ देखिए, आपको लंबाई दिया हुआ है 0.1, चौड़ाई दिया हुआ है 2.5, ऊंचाई दिया हुआ है आपको 5.0, आपसे पूछा है आयतन, आपसे पूछा मापन नहीं दोस्तों, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर पहले तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, बस प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको इसमें त्रुटि डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा बी चाहिए एवं डेल्टा एच आपको चाहिए, तभी आप प्रतिशत त्रुटि निकाल पाओगे। ओके, यही बात है। और आपको पता है आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा होता है, यही होता है हमारा आयतन का फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम पूछे आयतन में प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा वी अपॉन वी गुणे 100 करोगे, आप बराबर करोगे डेल्टा एल अपॉन एल गुणे 100 एवं प्लस में डेल्टा एच डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100। ये डेल्टा एल आपका क्या है, डेल्टा बी आपका क्या है, डेल्टा एच क्या है। ओके, तो इस स्थिति में हम कैसे दोस्तों इन सभी का मान निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं दिया है दोस्तों किसी सवाल में इन सभी का मान आपको नहीं दिख रहा है, ना परिशुद्धता दिख रहा है, ना इसमें आगे पीछे जो भी हुआ है त्रुटि ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में, यहाँ पर देखोगे दशमलव है कि नहीं इस सवाल में। ओके, जो मान आपको दिया हुआ है उसमें दशमलव देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर एल जो लंबाई है इसमें दशमलव आपको कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 0 पॉइंट आपका दशमलव लगा, यानी कि दशमलव को आप लिखो, यहाँ पर पॉइंट लगाओ। आपने दशमलव को लिखा, अगर दशमलव लगाए तभी लगाना है, नहीं लिखा है तो नहीं लगाना है। ओके, तो ये आपने सबसे पहले दशमलव लगाया। ओके, अब आप देखो दशमलव के बाद कितने अंक है। ओके, सबसे पहले आपको देखना है जो डेल्टा एल निकालना है, एल में देखो दशमलव लगा है, हाँ लगा है, उसको यहाँ पर लिखा। अब दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पर, सर यहाँ पर दशमलव के बाद हमारे 1 अंक है, केवल 5 ही नहीं यानी कि 1 अंक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। ओके, यहाँ पर 0.1 आपका हो जाएगा डेल्टा एल आपका मान, इस तरह आपको निकालना है। इसी तरह यहाँ पर ब्रेथ जो आपका इसमें आपको निकालना है, डेल्टा भी निकालना है, तो देखो इसके मान में आपको कहीं दशमलव दिख रहा है, हाँ सर यहाँ लगा है, तो इस दशमलव को यहाँ पर लगाओ। ओके, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिखो, यानी 0.1 इसका हो जाएगा डेल्टा बी का मान। अब यहाँ पर जाओ, इसमें देखो दशमलव कहीं लगा है, हाँ लगा है सर यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगाओ। दशमलव के बाद कितने अंक है, 0 नहीं, दशमलव के बाद 0 भी तो 1 अंक है, तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ओके, तो यानी कि 0.1 हो जाएगा इसका मान। ओके, तो इन सभी का मान दोस्तों अगर आपको नहीं दिया है तो इस तरह आपको निकालना है अप्रोच जो हमने आपको बताया। तो बस क्या, किस बात की देरी, यहाँ पर मान रख दीजिए, डेल्टा एल हमारा 0, सभी का मान हमने रख दिया है। ओके, बस खेल क्या था, ये डेल्टा एल डेल्टा एच डेल्टा बी निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 20 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका दोस्तों 2 निकल कर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको ये 4 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 20 2 22 4 हमारा दोस्तों 26% क्या है, प्रतिशत त्रुटि है दोस्तों भौतिक राशि के यानी कि आयतन के मापन में। ओके, तो जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। पहला केस क्या बनता है दोस्तों कि आपको दिया होता है, त्रुटि भी दिया होता है और वास्तविक मान भी दिया होता है, तो बस फॉर्मूला रखो और आप प्रतिशत त्रुटि निकाल लो। दूसरा केस क्या होता है, आपको त्रुटि नहीं दिया होता है, आपको क्या दिया होता है,
परिशुद्धता दिया होता है, तो इसी को हम मान लेते हैं डेल्टा एच डेल्टा बी, जो भी हमारा होता है त्रुटि किसी भौतिक राशि में, परिशुद्धता को ही हम मान लेते हैं। तीसरा केस क्या बनता है, जब आपको दोस्तों परिशुद्धता भी नहीं दी होती है, जब आपको परिशुद्धता भी नहीं दी होती है, तब हम क्या करते हैं, एक अप्रोच का प्रयोग कर एक अप्रोच जो हमने आपको सिखाया था उसका प्रयोग कर हम क्या निकालते हैं, त्रुटि का मान निकालते हैं, फॉर्मूला में फिर रखकर कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप पढ़ लिए। अब आइए टाइप नंबर 2 में बढ़ते हैं, आपके लिए और भी आसान होगी और इस टाइप से ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न। ओके, तो यहां पर देखिए डायरेक्ट आपको क्या दिया होगा, प्रतिशत त्रुटि दिया होता है। बस आपको क्या करना है, इस यानी कि जो आपका ये जो मान होता है, जो डेल्टा पी त्रुटि को रखते हो, वास्तविक मान को रखते हो, गुणा करते हो 100 से, फिर जो आपका प्रतिशत में निकल कर आता है त्रुटि प्रतिशत, वो आपको क्या होता है क्वेश्चन में दिया होता है, बस दिया होता है। यानी कि बस आपको यहाँ पर इस जगह पर उसी को रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है, छोटा मोटा चीजें आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों। लिया है बस टाइप 2 भी आपने समझ लिया, जिसमें आपको दिया ही होता है प्रतिशत त्रुटि, बस निकालना नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक वर्ग की भुजा मापन में त्रुटि प्रतिशत क्या है, 2% की है, तो उसके क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो एक वर्ग है, उसके क्षेत्रफल मापन में हमें प्रतिशत त्रुटि का लिए। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वर्ग का दोस्तों आप सभी जानते हो, उसकी भुजा का जो भुजा है दोस्तों, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी ए का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमें क्या पूछा है, इसके क्षेत्रफल, इसका एरिया मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। यानी कि एरिया मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100%, और ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर, यानी ए में जो प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100, इसका मान यानी कि इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर बस। ओके, तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि क्या है, 3% है, यही चीज। और खुशी की बात यह है, जो डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि यही ना है, भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या है, 3% है। ओके, तो बस यही चीज को यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 3% को यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, 3 को स्क्वायर करेंगे 9, और 9% आप एग्जाम में लिख कराओगे तो आपका हो जाएगा गलत। ओके, तो यहाँ पर क्या गलत हुआ, क्या हमने गलती की, सब कुछ तो ठीक था, तो क्या गलत हो गया यहाँ पर, देखिए वो हम गलती आपको बताते हैं जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भौतिक राशि का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या, उसको 2 बार गुणा कर रहे हैं। 3% हमारा क्या दोस्तों त्रुटि है, और त्रुटि का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि इन 3% को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। और आपको सब कुछ पता है, हम त्रुटि को कभी भी गुणा नहीं करते, हम त्रुटि हमेशा जोड़ते हैं। यानी कि जो 3 बार आप गुणा कर रहे हो ना, 3 का 3 में गुणा, यानी कि 3 का % का स्क्वायर का मतलब ये नहीं 3% गुणे 3%, ये आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे दोस्तों, इस 3% को जोड़ोगे, यानी कि 3% का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 3, और गुणा हम नहीं करते प्रतिशत त्रुटि में, यानी गुणा की जगह हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 3 + 3 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं, बल्कि ये जो 2 है आपका दोस्तों एग्जैक्टली में 2 आपका यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, और 3% यहाँ पर आप लिखोगे, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जब आपको नंबर मिलेगा, एग्जामिनर देगा आपको खुद, अगर आप ऐसे करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि तो हमेशा जोड़ते हैं, और स्क्वायर है, अगर कोई घात लगा हुआ है तो हमेशा क्या कर लेंगे, उसको दोस्तों खोलेंगे नहीं, यहाँ पर इसको हम क्या कर लेंगे, इसके साथ गुणा में यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 2 आप क्या लिखोगे, यहाँ पर गुणा में आप लेकर आ जाओगे। जो भी घात है दोस्तों, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, उसको गुणा में यहाँ पर लिख देना है दोस्तों हमेशा। ओके, जिससे आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उस घात को खोलने लगोगे तो यानी कि आप उस गलत कर दोगे, उसका गुणा करने लगोगे। ओके, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी कर दीजिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मापन में त्रुटि आपका क्या है, यानी कि क्षेत्रफल मापन में दोस्तों प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो एक वृत्त है हमारा, सर्कल है दोस्तों, जिसका त्रिज्या r होता है, तो उसका एरिया हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि यही क्षेत्रफल मापन में हमें त्रुटि बतानी है, डेल्टा है अपन a गुणे 100%, यही हमें बताना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस भौतिक राशि r में मापन में प्रतिशत त्रुटि के, हमारा पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है ना फ्रेंड्स, तो कांस्टेंट में तो कोई त्रुटि हम कभी कर ही नहीं सकते, वो तो भाई भगवान ने उसको बना दिया है, उसको उसका मान तो फिक्स है 3.14, जो भी 22/7 है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं होगी ना, ये तो कांस्टेंट है। त्रुटि क्या होगी, केवल r स्क्वायर में होगी, यानी कि डेल्टा r अपॉन r गुणे 100 इसके बराबर हम केवल लिखेंगे, और इसका स्क्वायर रखा वाला सभी जानते, कुछ भी घात में है तो केवल उसको हम क्या लिखेंगे, बार गुणा मिला देंगे, क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, हम गुणा करने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बस आपको दिया क्या है, त्रिज्या मापन में प्रतिशत त्रुटि 2.5 यहाँ पर रख दीजिए, यही तो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2.5 टिम्पली आपका क्या निकल आ जाएगा, 5% प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल मापन में। ओके, कितना आसान है यहाँ पर, बस आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तब।
तो एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 11th में पूछा गया है। एक घन भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपकी 2% है, तो आपको आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि बताना है। और आयतन का जो सूत्र होता है हमारा a क्यूब होता है, नहीं भुजा का क्यूब। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, आप सभी कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपको पता है ना, यहाँ पर दिया हुआ है भुजा मापन, यानी कि जो भुजा ए है इसके मापन में आपको दे रखा है जो प्रतिशत त्रुटि है 2% है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आइए तब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, और भी बढ़िया सवाल है ये। एक घन के द्रव्यमान तथा भुजा मापन में 3% की त्रुटि है एवं 2% की त्रुटि है। यानी कि घन का द्रव्यमान, यानी कि जो मास है घन का, एवं जो उस घन का क्या है दोस्तों, भुजा है यानी कि ए है, इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा m अपॉन m गुणे 100 जो हम निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि, वो आपका 3 है जो दे रखा है फ्रेंड्स। और इसकी भुजा मापन प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा a अपॉन a गुणे 100 2 दे रखा है। ओके, बस आपको क्या निकालना है, इसके घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो बस घनत्व का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो घनत्व होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है दोस्तों घनत्व का सूत्र। ओके, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, इस घनत्व, इस डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी गुणे 100 होता है, यही ना होगा हमारा प्रतिशत त्रुटि। और ये किसके बराबर है, एम अपॉन वी, यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम गुणे 100। ये एवं ये भाग हो रहा है ना हमारा आयतन, भाग हम नहीं करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे त्रुटि प्रतिशत को। तो डेल्टा वी अपॉन v गुणे 100। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है दोस्तों, डेल्टा m अपॉन m गुणे 100 आपको दिया रहा है 3%, लेकिन आपको आयतन नहीं दिया हुआ है दोस्तों इसमें प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपको इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा a अपॉन a गुणे 100 ये आपको दिया हुआ है। भुजा मापन प्रतिशत त्रुटि क्या है ये आपको दे रखा है। तो बस इसी से हम ये भी निकाल लेंगे। पहले ये तो हमें दिया ही रखा है 3, प्लस में दोस्तों ये जो आयतन मापन प्रतिशत त्रुटि हमारा क्या होता है दोस्तों, किसी भी घन का जो आयतन होता है वह एक क्यूब होता है। बोले तो हमारा इसमें अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करें, यानी कि सिंपली इसका बात कर रहे हैं, फॉर्मूले से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले को देखकर v बराबर जब इतना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा a अपॉन a गुणे 100 का दोस्तों क्यूब। ओके, और ये जो घात है वह हमेशा क्या हो जाएगी, गुणे में आ जाएगी। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 3% एसटीज रहेगा, और जो घात है उसको केवल गुणा में ला देंगे जिससे हमारा सवाल गड़बड़ ना हो जाए। ए गुणे 100% करेंगे। ओके, हमने क्या किया, इस आयतन को इसकी भुजा के रूप में चेंज किया, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला में मालूम है ए क्यूब होता है, तो बस ए क्यूब यानी कि भुजा में प्रतिशत त्रुटि का क्यूब। ओके, इस तरह किया हमने, और जो घात है वो पहले गुणा में आ जाएगी। 3% प्लस 3, और जो इसका मान हमें दिया है 2 उसको रख देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, 9% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके घनत्व मापन प्रतिशत त्रुटि हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ लिया त्रुटि प्रतिशत को अच्छी तरीके से, बिल्कुल जो भी सारे क्वेश्चन थे उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वह सभी हमने इस वीडियो में आपको करा दिए। तो अच्छी तरीके से हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत त्रुटि को आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं दोस्तों सार्थक अंक हमारे क्या होते हैं, जिन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो सार्थक अंक का परिभाषा आप चाहो देख सकते हो, वैसे परिभाषा उतनी जरूरी नहीं है जितना कि ज्यादा जरूरी है कैसे निकाला जाता है। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मापक की यथार्थता के अंतर्गत मान को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम राशि को क्या करें, निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकते है दोस्तों, उन्हीं को हम सार्थक अंक कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि 0063 है, 0063 है यहाँ पर। ओके, अगर हमने आपसे पूछा इसमें अंक बताइए कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 1 2 3 4 अंक है। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा सार्थक अंक कितने, तो देखिए सार्थक अंक में दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वह बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अंक तो आपके 4 है, लेकिन सार्थक अंक का मतलब होता है कि दोस्तों वे अंक जो आपको क्या करें दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों हम क्या करें, जो राशि है इस राशि का मान हम क्या करें, अच्छा आसानी से दे दें, वही हमारे सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस राशि का मान अगर आप क्या है, इस राशि का मान आपका क्या है दोस्तों, पढ़ो आप आसानी से, क्या लिखा है 63, यानी कि इस राशि का मान क्या है दोस्तों 63 है। तो हमें सार्थक अंक कितने चाहिए इस मान को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए, तो हमें 2 ही अंक चाहिए। सर आप हमें 2 अंक दे दोगे 6 एवं 3, तो हम इस 6 एवं 3 की सहायता से जो राशि का मान है हमारा उसको हम आसानी से
डिनोट कर देंगे, आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे, क्योंकि भाई जीरो का कोई काम ही नहीं होगा। जीरो दो या ना दो, हमें 63 लिखना है ना, इसी को व्यक्त करना है ना। तो इस 63 राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल 2 ही अंक चाहिए, 6 एवं 3, जो कि सार्थक अंक आपके कहलाएंगे। ओके, वैसे तो अंक 4 है, लेकिन सार्थक अंक वे अंक है जिनके सहायता से जो इस राशि का मान है उसको हम आसानी से लिख दें आपके सामने उसका मान, तो यही आपको वही अंक आपको क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। आई होप आपको समझ में आई। अगर आप तो अब आइए बढ़ते ही हम सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ आसान से ट्रिक बताते हैं, जिससे आपको कोई नियम कानून याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों निकालने के लिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? आपको 3 बातें याद रखनी है कि जितने भी सारे अशून्य अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आपके क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। पहली बात तो सर क्या है, जीरो हमारा सार्थक अंक नहीं होता है? क्योंकि आपने जीरो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, जीरो आपका सार्थक अंक तभी होगा दोस्तों जब जी हाँ, सार्थक अंक आपका शून्य नहीं होता है, लेकिन बस कब नहीं होता है और कब होता है ये देखते हैं। शून्य अगर आपका दोस्तों शून्य जो है वह क्या हो, जो राशि का मान है दोस्तों 63 54 जो भी लिखा है राशि, उसके अगर आपके दाएं या बाएं तरफ लगा है दोस्तों जीरो, तब दोस्तों उसे हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर यही जीरो आपका क्या हो जाए, किसी के बीच में आ जाए, किसी अंक के बीच में आ जाए, तब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों? उसको सार्थक अंक में लेंगे जब क्या हो जाए, वह किन्हीं 2 अंक संख्याओं के बीच में आ जाता है। क्वेश्चन करते हैं, बस ये 3 बातें से सभी सार्थक अंक निकाल लेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला है आपका दोस्तों यहाँ पर 0063910। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो सार्थक अंक निकालना है। तो कितने अशून्य अंक है? 1 2 3 4 अशून्य अंक है, तो ये तो होंगे। प्लस का जीरो भी यहाँ पर है, तो क्या जीरो यहाँ पर सार्थक अंक होगा? देखिए जीरो आपका क्या लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है दाएं तरफ, एक दाएं तरफ राइट हैंड की तरफ, एक आपका बाएं तरफ लगा हुआ है, 2 आपका बाएं एक दाएं तरफ है। तो हमने आपको बताया अगर जीरो आपका क्या हो, मान के बाएं एवं दाएं तरफ हो, तो सार्थक अंक में हम नहीं लेंगे। यानी कि जो सार्थक अंक होंगे वो केवल 4 ही होंगे। ये जीरो बाएं दाएं है, बाएं तरफ दाएं तरफ है, इसको नहीं काउंट करेंगे। बस यही ध्यान रखना है। जैसे 63019 है, तो सबसे पहले तो अशून्य अंक कितने हैं? 1 2 3 4 अशून्य अंक है, प्लस का जीरो भी है इसमें। हाँ जीरो है सर, कहां पर है? यहाँ पर सर बीच में है जीरो, 3 एवं 1 के बीच में है। तो जब शून्य आपका किन्हीं 2 संख्या के बीच में आ जाता है तो उसे हम सार्थक अंक वो होता है उस समय। तो यानी इसका भी हम गिनेंगे 1, तो टोटल 5 आपके सार्थक अंक होंगे। आई होप आप आपको आ गया होगा। इस तरह अगर आपका 020230 है, तो यहाँ पर देखिए ये जीरो एवं ये जीरो, ये क्या आ रहा है? बाएं एवं दाएं तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो टोटल हम कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 ये होंगे, और ये वाला जो जीरो है देख रहे हो ना, दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर 24 है। कई बच्चे इसको भी काउंट कर लेंगे। नहीं, इसमें अगर आप देखोगे सार्थक अंक 1 ही होंगे। लेकिन क्यों सर? इसको अगर आप देखो गुणा करोगे, यानी कि 10 की पावर 24 है, यानी इसको मान क्या होगा? 2 एवं 10, 2 के बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 24 जीरो होंगे, और ये सभी जीरो क्या होंगे? इस संख्या के क्या होंगे? दाएं तरफ होंगे, दाएं तरफ होंगे, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो टोटल आपके केवल 2 ही आपका सार्थक अंक रह जाएगा, एक जो कि है आपका। आप केस 2 की बात करते हैं, जब आपका क्या हो जाए? दशमलव लगा हो दोस्तों, तो जो हमने आपको ट्रिक बताया वो हमेशा काम करेंगी। दशमलव भी आ जाए तब भी काम करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, जो कि भी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर इसमें हम आपसे पूछे सार्थक अंक कितने हैं, तो आप देखिए कितने अशून्य अंक है? 1 2 3 अंक अशून्य अंक है, तो ये हो जाएंगे। प्लस का जीरो देखिए, जीरो है सर यहाँ पर 1 2 जीरो लगा हुआ है आपका, जो कि हमारा क्या है दोस्तों? क्या है? हमारा दाएं तरफ है, दाएं तरफ। तो क्या हम इसे काउंट करेंगे? अगर हम आप ट्रिक के मुताबिक जाए दोस्तों, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ट्रिक हमने आपको साफ साफ दिखा था यहाँ पर, लेकिन ऐसा तब हम करेंगे जब हमारा क्या हो? दशमलव नहीं लगा हो। लेकिन ध्यान रहे, जब दशमलव आपका लगा है दोस्तों, तब आपका क्या होगा? दशमलव के केस में आपको दाएं तरफ वाले जो भी जीरो होंगे, दाएं तरफ जो भी जीरो होंगे, उनको आपको सार्थक अंक में काउंट कर लेना है। जब दशमलव का केस होगा तभी, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर दशमलव वाला नहीं, जैसे कि हमने बाकी सब करा, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 जीरो है, इसको भी काउंट करेंगे, यानी टोटल 5 आपके सार्थक होंगे। बाकी सब कुछ वही है, बस दशमलव के केस में आपको दाएं तरफ के जो भी शून्य है दोस्तों, उसको भी सार्थक अंक में ले लेना है। बस ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं, इसमें निकालते 4.15 इंटू 10 की पावर -3 है। घबराइए मत, इसको आप क्या करें? पहले सिंप्लीफाई कर ले, जो अंक है इसके रूप इस तरह लिख ले इसको। तो 4.15 का गुणे 10 के बाद -3 का मतलब क्या है? बटे में आपका 1000 है। ओके, ये माइनस वाला चीज है, बटे में यही चीज आ जाएगा, 1/10 की पावर 3 हो जाएगा। बोले तो 4.15 बटे में 1000 ये लिखा हुआ है। इसको जब आप क्या करोगे? इससे भाग दोगे तो आपका 0.00415 आपका निकल कर आ जाएगा। बस अब हम
आप बता दीजिए कितने होंगे सार्थक अंक, कितने अशून्य हैं? 1 2 3, 3 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि अब दशमलव के बाद जीरो तो है, लेकिन वह क्या है दोस्तों, बाएं तरफ है, और बाएं तरफ के जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, दशमलव हो चाहे दशमलव ना हो, बस यही आपका हो जाएगा 3 आंसर। इसमें देखिए तो इसको भी अगर हम भाग करेंगे 23 बटे ये 1000 लिखा हुआ है, तो सिंपली 0.023 ये लिखा हुआ है। या अगर हम कहें सार्थक अंक अब हम बताएं कितने हैं इसमें, तो सिंपली 2 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर दशमलव के बाद जीरो है तो वो बाएं तरफ है, ना कि दाएं तरफ होगा, तभी काउंट करना है। तो यहाँ पर इसका हो गया। अगर इसमें देखें तो टोटल यहाँ पर अशून्य अंक कितने, 1 2 2 अशून्य अंक है, और जीरो कहाँ का है, ये वाला जीरो काउंट होगा नहीं सर, ये हमारा बाएं तरफ है, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट होगा दशमलव के बाद है सर, ये दाएं तरफ है, ये वाला जीरो हमारा दाएं तरफ है, और दाएं तरफ दशमलव के केस में दाएं तरफ वाला जीरो हम काउंट करते हैं, यानी ये काउंट होगा प्लस का हमारा ये वाला। देखिए शून्य, ये शून्य हमारा दो संख्या के बीच में, और दो संख्या के बीच में शून्य आता है तब भी काउंट होता है, तो यहाँ पर ये भी काउंट होगा। टोटल 1 2 3 4 सार्थक अंक हो जाएंगे दोस्तों। इसी तरह बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले अशून्य अंक गिनिए, 1 2 3, 3 अशून्य अंक है, तो ये आ गया। अब ये वाला जीरो देखिए, सबसे पहले ये जीरो है, ये कहाँ है दोस्तों, बाएं तरफ है दोस्तों, मान के बाएं तरफ, तो ये दोस्तों काउंट नहीं होगा। ये वाला जीरो देख क्या है दोस्तों, दाएं तरफ है, और दाएं तरफ वाला दोस्तों काउंट होता है दशमलव जब लगा होता है, तो ये एक काउंट हो जाएगा। और ये वाला जीरो तो दो संख्या के बीच में है, तो ये तो काउंट होगा ही। तो टोटल 5 आपके सार्थक अंक निकल कर आ जाएंगे। तो आई होप आपको सार्थक अंक निकालना आ गया होगा। एक आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों, जिससे हमें पता चले आप सीख रहे हो कितने अच्छी तरीके से। 0.230 में दोस्तों आपके कितने सार्थक अंक होंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में जस्ट अभी कमेंट कर देना 1 सेकंड में। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विमी सूत्र को सीखते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इन प्रीवियस वीडियो यानी पिछले वीडियो में जब हमने आपको बातें बताई थी वो 10 सेकंड में यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, उसे समझ लेते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विमी सूत्र किसे कहते हैं। दोस्तों विमी सूत्र किसी भी भौतिक राशि का एक ऐसा प्रतीकात्मक रूप होता है जिसे MLT इन तीनों संकेतों की घातों में व्यक्त किया जाता है। अब ये MLT ये होते क्या है, इसे आप समझते हैं। दोस्तों अगर किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिखते हो तो आपको द्रव्यमान, लंबाई एवं समय ये 3 चीजें उस विमी सूत्र में जरूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसे प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसका प्रतीक क्या है, जैसे द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है तो उसके पहले लेटर से डिनोट किया गया है इसे, एवं लंबाई को लेंथ बोला जाता है तो इसे इसके पहले लेटर L से इसे डिनोट किया गया है लंबाई को, एवं समय को पहले लेटर T से इसे संबंधित किया गया है। और हम आपको बता दें दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। तो उन सभी भौतिक राशियों का भी प्रतीक क्या होगा दोस्तों, L ही होगा, जिन्हें मीटर में मापा जाता है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर विस्थापन, दूरी, चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन सभी चीजों को दोस्तों मीटर में मापा जाता है। इसलिए इन सभी भौतिक राशियों का भी दोस्तों हमारा प्रतीक क्या होगा, L ही होगा। बाकी समय का तो आपको पता है क्या है, T है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं विमी सूत्र से रिलेटेड जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। पहला उदाहरण है आयतन। दोस्तों आयतन का हमें क्या लिखना है, विमी सूत्र लिखना है। ओके, एक और बात दोस्तों, अगर आप किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप उसका विमी सूत्र लिख सकते हो। जैसे आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई इन तीनों का दोस्तों प्रतीक क्या होता है, L ही होता है। ये इनके प्रतीकों को हमने यहाँ पर दर्शा दिया जो हमने विमी सूत्र में पढ़ा था। जो जब देखिए यहाँ पर इसके पावर 1 है, यहाँ पर इसके पावर 1 है, यहाँ पर इसके पावर 1 है, जब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है सिंपली दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, तो L का क्यूब यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा आयतन का विमी सूत्र भी निकल कर नहीं आया। दोस्तों हमने पढ़ा है किसी भी विमी सूत्र को क्या करते हैं, MLT इन तीनों की घातों के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसके विमी सूत्र जब हम निकाल रहे हैं तो इसकी विमी सूत्र में केवल हमें L ही दिख रहा है, यानी M एवं T ये दोनों चीजें नहीं है। तो अगर हमें इसका विमी सूत्र एवं सही लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इसके विमी सूत्र में M को भी ऐड करना होगा एवं T को भी ऐड करना होगा। और L की पावर तो 3 है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो A एवं T हमारे है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, M एवं T के पावर में 0 लगा देंगे, जिससे इनका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और वापस से गुणा होने पर हमारा L का दोस्तों क्यूब ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जब किसी पावर के ऊपर 0 लग जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो समझ गए दोस्तों, किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिख रहे हैं तो आपको M एवं T आपको जरूर उसमें लिखना है, भले ही आपको
भले ही आप जब निकाल रहे हैं उसमें ना हो। ओके, इसी तरह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमित सूत्र लिखेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का हमारा विमी रूप होता है एल एवं चौड़ाई का विमी रूप होता है एल। तो दोनों का एल होता है, सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं तो ये हमारी इसकी विमा निकल के आएगी, लेकिन हमें विमी सूत्र लिखना है तो विमी सूत्र में हमें एम को भी ऐड करना होगा एवं टी को भी ऐड करना होगा। और बाकी हमारा एल का स्क्वायर तो है ही, लेकिन एम एवं टी यहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसके घात में 0 लगाना होगा, जिससे वापस से हमारा यही प्राप्त हो जाए। सीखेंगे किसी भी भौतिक राशियों का विमी सूत्र सेकंडों में निकालने की वो ट्रिक, वो तरीका क्या है जिससे हम किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र मात्र सेकंडों में निकाल सकते हैं। आगे सीखते हैं, ये देखते हैं उस ट्रिक को। दोस्तों ट्रिक ये है कि आपको केवल बल एवं वेग इन दोनों का आपको विमी सूत्र क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बल एवं वेग इन दोनों का विमी सूत्र याद रख लेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं भौतिक राशियों का विमी सूत्र सेकंडों में निकाल सकते हो, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एवं जो आपके बुक में होंगे। जैसे आप देख सकते हो बल एवं वेग इन दोनों का विमी सूत्र आप क्या कर लो, सिंपली याद कर लो, एम एल टी के पावर माइनस का 2 है बल का एवं वेग का है एल टी के पावर माइनस का 1। दोस्तों तो अब हम आपको प्रूव करेंगे कि कैसे इन दोनों भौतिक राशियों की सहायता से हम ऊर्जा, कार्य, शक्ति, पृष्ठ तनाव, प्रतिबल, दाब, गुरुत्वाकर्षण, वेग प्रवणता, ऊर्जा घनत्व, बल नियतांक एवं प्लांक नियतांक जैसे भौतिक राशि का दोस्तों विमी सूत्र सेकंडों में निकालेंगे। दोस्तों ये सभी विमी सूत्र जो हमने आपको बोले हैं ना, तो वो सभी दोस्तों क्लास 11 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आइए क्यों कर रहे हम वेट निकालते हैं सेकंडों में। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों ऊर्जा का विमी सूत्र निकालेंगे, या जिसे दोस्तों कार्य बोलते हैं। ऊर्जा एवं कार्य दोनों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ऊर्जा एवं कार्य दोनों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। और दोस्तों यहाँ पर बल का विमी सूत्र तो हमने आपके कहा था याद करने के लिए, क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 एवं विस्थापन का विमी रूप क्या होता है, एल होता है, क्योंकि विस्थापन को मीटर में मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर हो जाएगा एवं टी के पावर हमारा माइनस का 2 रहेगा। तो यहाँ पर ऊर्जा का विमी सूत्र निकल कर आ गया। अब आइए दूसरा निकालते हैं दाब का। तो दाब का सिंपली सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल एवं बल का विमी सूत्र आपको याद है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 एवं क्षेत्रफल का विमी सूत्र दोस्तों अभी हमने जस्ट निकाला था, क्या निकल कर आया, तो दोस्तों एल का स्क्वायर निकल कर आया था। बटे में अगर ए होता है, ए कोई भी संख्या हो सकती है जिसके पावर में कुछ होता है, तो उसे सिंपली एक लाइन में लिखना है, तो वो सिंपली पावर उसको आप माइनस कर देंगे। या आप एक तरह से कह सकते हैं जब इस वाले नंबर को ऊपर लेकर जाया जाता है तो ये माइनस का हो जाता है, इसकी पावर माइनस की हो जाती है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, 1 बटे हमारा क्या है, एल है। ओके, एल को जब हम सिंपली एक लाइन में लिखेंगे दोस्तों, तो हमारे इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है जो कि प्लस में है, तो जब हम इसे सिंपली एक लाइन में लिखेंगे या ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर सिंपली क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस का हो जाएगी। यानी प्लस का या नीचे 1 था, ऊपर माइनस की हो जाएगी। तो ये बेसिक कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब एल को हम क्या ऊपर लेकर जाएंगे तो दोस्तों हमारा माइनस का हो जाएगा इसका पावर। तो सिंपली यहाँ पर एम एल टी के पावर माइनस का 2 एवं मल्टीप्लाई हो रहा है एल के पावर माइनस के 2 से, क्योंकि जब 2 को ऊपर लेकर गए हम तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एम एल के पावर 1 है। जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है समान चीजें, तो वो उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एम के पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर एल के पावर क्या है, माइनस का 2 है, तो ये सिंपली जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, माइनस में, तो प्लस को क्या कर देगी, ये माइनस का कर देगा। तो एल के पावर क्या हो जाएगा, 1 है एवं माइनस का 2 हो जाएगा, एवं बाकी टी के पावर हमारा माइनस का 2 चल ही रहा है, इक्वल टू हमारा एम एल के पावर माइनस का 1। देखिए जब तो 1 में से 2 हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा एवं टी के पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा दाब का दोस्तों क्या निकल के आ गया, विमी सूत्र। उसके बाद प्रतिबल का विमी सूत्र निकालते हैं। जो तो प्रतिबल का भी सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल दाब का भी होता है। तो यानी प्रतिबल का जो विमी सूत्र होगा वो दाब के विमी सूत्र के बराबर होगा, तो दोनों का सेम होगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, जब दोनों का सेम है तो उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमी सूत्र।
दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान का वर्ग। तो यहाँ पर सिंपली हम विमित सूत्र रख देंगे। यहाँ पर बल का विमित सूत्र हमें याद है, तो एम एल टी की पावर माइनस का 2 होता है। एवं यहाँ पर दूरी का विमित सूत्र होता है एल का वर्ग है, ओके। और बटे में द्रव्यमान क्या है दोस्तों, एम है, एम का वर्ग, ओके। ये हमने रख दिया, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एम से हमारा एम का स्क्वायर जाएगा, तो हमारा सिंपली क्या बचेगा, m के पावर 1 बचेगा, ओके। फिर m के पावर जब 1 को हम ऊपर लेकर जाएंगे, हमने बेसिक कैलकुलेशन में आपको बताया था, तो जब ऊपर लेके जाया जाता है तो सिंपली यहाँ पर तो एल टी के पावर माइनस का 2 है, जब ऊपर लेके जाएंगे m को तो इसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी माइनस की हो जाएगी। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे m, लेकिन पावर माइनस की ये हो गया, ओके। फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए m की पावर माइनस का 1 है, l का स्क्वायर है एवं l है, तो सिंपली l का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर l का क्यूब है, t का हमारा उसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ पर m है, तो m का हमारा सिंपली यहाँ पर m लिखेंगे, और माइनस का है तो माइनस का 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमित सूत्र निकल कर आ गया बिल्कुल आसानी से। अब आइए दोस्तों शक्ति का विमित सूत्र निकालते हैं। तो शक्ति का समान सूत्र होता है कार्य बटा समय एवं कार्य का विमित सूत्र दोस्तों यहाँ पर अभी हमने निकाला था। यहाँ पर ऊर्जा एवं कार्य क्या होता है, क्या निकाला था, इसका सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल एवं विस्थापन का विमित रूप हमने रखा, और यहाँ पर हमारा निकल के आ गया ऊर्जा का विमित सूत्र एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर सिंपली हम दोस्तों रखेंगे क्या, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 एंड बटे में हमारा क्या है दोस्तों, टी यानी समय हो जाएगा विमित रूप। एवं इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे टी को जब ऊपर लेके जाया जाएगा दोस्तों, तो हमारे सिंपली क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 है वो भी प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई टी के पावर 1 था प्लस में, तो ऊपर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर टी के पावर माइनस का 2 है, यहाँ पर टी के पावर माइनस का 1 है, तो सिंपली घाते जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर टी के पावर माइनस का 2 एवं माइनस का 1 सिंपली टी के पावर माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या निकल गया है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 3 दोस्तों। ये हो गया हमारा शक्ति का विमित सूत्र। अब आइए दोस्तों हम निकालेंगे वेग प्रवणता का विमित सूत्र। तो वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटे दूरी। तो वेग का तो हमने आपको विमित सूत्र याद कराया था स्टार्टिंग में ही, क्या होता है, एल टी के पावर माइनस का 2 एवं बटे में दूरी का विमित रूप हम लिख देंगे एल। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो एल को सिंपली ऊपर लेकर जाया जाएगा, तो ये पावर यहाँ पर 1 है, प्लस का है, ऊपर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ से एल से हमारा एल सिंपली कट जाएगा, तो हम ऊपर लेकर कहा क्यों जाए, और बाकी हमारा क्या बचेगा, टी की पावर माइनस का 2। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, इसका विमित सूत्र नहीं निकल कर है, क्योंकि इसके विमित सूत्र में एम एल टी ये 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टी के पावर माइनस का 2 ही है। तो हमें एम एवं एल ये दोनों चीजें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन पावर हम क्या लगा देंगे 0, जिससे वापस से हमारा टी के पावर क्या हो जाए 1 ही, टी के पावर हमारा माइनस का 2 ही मिल जाए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सही वेग प्रवणता का विमित सूत्र। अब आइए दोस्तों हम निकालते हैं पृष्ठ तनाव का विमित सूत्र। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल का विमित सूत्र हमें याद है क्या है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 और बटे में लंबाई यानी मीटर में मापा जाता है, तो इसका विमित रूप एल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एल से हमारा सिंपली ये एल कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एम टी के पावर माइनस का 2। एल तो हमारा है नहीं, लेकिन एल को हम तब पर भी ऐड करेंगे, लेकिन पावर 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या निकलेगा, पृष्ठ तनाव का विमित सूत्र। दोस्तों अब हम निकालेंगे बल नियतांक का विमित सूत्र। तो बल नियतांक का सूत्र होता है बल बटे विस्थापन, और बल का विमित सूत्र हमें मालूम है एम एल टी के पावर माइनस का 2 एवं विस्थापन का हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एल से एल हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एम एल की पावर 0 एंड टी के पावर माइनस का 2। तो यानी बल नियतांक व पृष्ठ तनाव इन दोनों का विमित सूत्र क्या होता है दोस्तों, समान ही होता है। ओके, तो देखा दोस्तों हमने बल एवं वेग इस दोनों के विमित सूत्रों को याद करके दोस्तों हमने एग्जाम में पूछे गए क्लास 11 में जो भी विमित सूत्र पूछे गए थे निकालने के लिए, उन सभी का दोस्तों मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाल लिया। दोस्तों ये तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसे अगर हम निकालते तो सेकंडों में निकल कर आता। आपने भी ये ट्रस्ट किया, आपने भी ये देखा होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं विमित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। ओके, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा।
तीन टाइप के दोस्तों अंकित प्रश्न बनते हैं विवि विधि से संबंधित, और तीनों टाइप के लिए हम 3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और तीनों न्यूमेरिकल्स में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे टेक्निक हम बता देंगे विवि विश्लेषण संबंधित अंकित प्रश्न को हल करने की बस इन 3 न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हर टाइप को दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके अंकित प्रश्न के लिए। देखते हैं टाइप 1 में हमारा रहेगा दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, बहुत ही इजी है, देख एक ही बार में आप समझ जाओगे। कोई भी हमें क्या होता है, इसमें दिया होता है सूत्र और हमें जांच करना होता है विमि विधि द्वारा कि वह क्या है, सत्य है कि नहीं, गलत तो नहीं ना है। यही हमें जांच करना होता है किसके द्वारा, विमि सूत्र की सहायता से या विमि विधि से, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है। तो देखिए, तो पहला यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन है, अगर m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अभी केंद्रीय बल mv²/r होगा। इस पे चिंता मत करिए, अभी केंद्रीय बल mv²/r है, बस आप इसको पढ़िए। इन सब चीज के बारे में, अब केंद्रीय बल और सभी चीजें के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल हमें एक सूत्र दिया हुआ है, कोई भी m द्रव्यमान का कण है वो r त्रिज्या के वृत्त में से घूम रहा है, तो उस पर एक बल लग रहा है दोस्तों, अभी केंद्रीय बल जो कि mv²/r। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है विमि विधि से। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं विमि विधि से, बस एक लाइन में ये टेक्निक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है, सूत्र को पहले लिखना है, यानी कि जो अभिकेंद्री बल है, फोर्स हमारा ये क्या एक बल ही तो है, फोर्स हमें किसके बराबर दिया हुआ है, mv²/r के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमें दोस्तों RHS एवं LHS व RHS यानी कि दोनों तरफ, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। ओके, और ये राइट हैंड साइड इस तरफ वाले चीज को बोलते हैं, यानी कि ये चीज आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वर्ड का मतलब ये होता है बाया तथा दाएं तरफ। तो इसका मतलब है दोनों तरफ की जो विमा है आपको लिख लेनी है, यानी कि इधर का विमा लिख लेना है पहले, फिर उसके बाद इधर वाले का विमा लिख लेना है। अगर आपका दोस्तों इधर वाली बीमा यानी LHS में जो निकल कर आया है वो RHS के बराबर होता है, तो दोस्तों आपका काम समाप्त हो जाता है, यानी कि विमि विधि से आपका क्या होता है दोस्तों, सत्यता की जांच हो जाती है अगर ये बराबर होता है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये सूत्र हमारा गलत है, अर्थात हमारा विमि विधि से अगर हमने चेक किया है तो ये सूत्र क्या है, सत्य नहीं है। तो बस वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की विमा निकाल लेंगे, यानी कि पहले LHS निकालते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर LHS की विमा, और LHS में हमारा केवल बल है F, तो इसको हम लिखेंगे LHS हमारा क्या है, बल है, और बल का विमि सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, mL/2 होता है। ओके, पहला यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, RHS में जो है इसका विमा लिखेंगे। तो यहाँ पर RHS का ही लिखना है हमारा, कैसे लिखेंगे, देखिए RHS में हमारे 3 टर्म है, एक हमारा m है जो कि हमारा क्या है, द्रव्यमान है, प्रश्न में बताया हुआ है, और एक हमारा क्या है, v है जो कि हमारा क्या है, वेग है, जो पिंड घूम रहा है कण हमारा, और r हमारी क्या है, त्रिज्या है दोस्तों, त्रिज्या। तो इन सभी का विमि सूत्र हमें पता होगा, तो हम यहाँ पर रखकर इस पूरे का निकाल लेंगे। तो m का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, m होता है, वेग का आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, बहुत आसान होता है, mL/(-1) होता है, एवं त्रिज्या, त्रिज्या तो एक दूरी होती है, एक लंबाई होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है, तो इसका तो हमारा क्या होगा, L होगा। जो चीज को मीटर में मापते हैं उसका हमेशा विमा आपका L ही होता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीजों को यहाँ पर रख कर इस पूरे का विमी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर m का हमने निकाला है, m है, एवं यहाँ पर v का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर v का स्क्वायर अगर हम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा है, एवं का जो t⁻⁻1 है ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो अब इस चीज को यहाँ पर रखते हैं, L का स्क्वायर t⁻⁻2। ओके, अब हम क्या रखेंगे, बटे में ये r है, इसका विमि सूत्र L रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। L⁻1 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देख रहे हो ना, कोई चीज नीचे होता है उसको ऊपर ले जाने पर उसकी पावर हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस की हो जाती है, यानी कि अब ये जो L हो जाएगा ऊपर जाने पर L⁻⁻1 हो जाएगा। और बाकी ये 3 चीजें हमने एक में कर दी है। बाकी सॉल्व करने पर क्या आया दोस्तों, m आया, L⁻⁻1 है, L⁻2 है, L⁻⁻1 है, L⁻2 है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, दोनों चीज एक ही चीज है हमारी, एक समान आधार है, तो पावर क्या हो जाएंगी दोस्तों, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 2 है, ये माइनस वाले के साथ कंबाइन होगा तो टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि आप फाइनल में L लिखेंगे उसके पावर 1 होगा, t⁻⁻2 निकल कर आया। ओके, तो ये हमने फाइनली क्या निकाला दोस्तों, RHS की विमा निकाली, जो कि इतना निकल कर आया। बस अब हमें चेक करना है क्या है, अगर हमारा LHS बराबर RHS है तो हमारा काम समाप्त हो गया, यानी कि विमि विधि से हमारा सूत्र सही है, उस सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा
LHS जो कि हमारी क्या है एम एल टी के पावर माइनस का 2 है। RHS की विमा निकाली तो वो भी क्या आया एम एल टी के पावर माइनस का 2 आया। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। यानी कि वीमी विधि से हमारा ये सूत्र क्या है बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका काम समाप्त हुआ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो टाइप 1 में दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप 1 को खत्म करते हैं और आपको एक होमवर्क देते हैं, इसे आप कॉपी में एक बार ट्राई जरूर करिएगा। F बराबर M एक सूत्र है, इसकी सत्ता की जांच करनी है बीमा विधि से। बस RHS एवं LHS दोनों तरफ का बीमा आप लिखिए और देखिए दोनों बराबर आते हैं तो आपका दोस्तों सवाल खत्म हो जाएगा। यानी कि बीमा विधि से जो सूत्र है सत्य है। लिखकर काम खत्म। तो किसी चीज को हम टाटा बाय बाय करने से पहले एक बार उससे जो हमें सीख मिली है उस चीज को देख लेते हैं जो आपको आगे आने वाली टाइप नंबर 2 में काम देगा। जैसे कि काम की सीख हमारी क्या निकल कर आई, पहले दोस्तों जो हमने टाइप 1 के सवाल को हल किया तो वो निकल कर आई कि अगर कोई सूत्र आपका क्या सही है, बिल्कुल सत्य है, जो लिखा हुआ है सूत्र 100% आपका सत्य है लिखा हुआ है, तब आपका क्या होगा दोस्तों उस केस में उस सूत्र में जो बाएं तरफ है एवं दाएं तरफ है जिसे हम RHS एवं LHS बोल रहे थे उसके पद के विमी सूत्र आपके समान होंगे। जैसा कि हमने देखा था जो हमारा अभिकेंद्री बल था वो mv²/r था। दोस्तों अगर ये हमारा बिल्कुल 100% सही है दोस्तों तो यहाँ पर ये जो पद है एवं ये जो पद है इसके बाएं एवं दाएं तरफ के जो पद है इसका विमी सूत्र एवं इसका विमी सूत्र दोनों का समान निकल कर आता है 100%। ओके, चाहे वो कितने ही पद हो दोस्तों। अगर आपका कोई चीज आपका सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों v बराबर u प्लस at, ये आपका गति का पहला समीकरण है दोस्तों। ये सूत्र क्या है 100% दोस्तों सही सूत्र है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका v है इस वेग की बीमा दोस्तों क्या जो वेग की बीमा होगी दोस्तों वही दोस्तों इसकी भी बीमा होगी, वही दोस्तों इसकी भी बीमा होगी। जो v का बीमा होगा यहाँ पर जो v का विमी सूत्र होगा दोस्तों वही बराबर होगा u इस वाले के विमी सूत्र से दोस्तों। और यही v का दोस्तों विमी सूत्र क्या हो जाएगा, इधर भी at भी है ना, at के विमी सूत्र के भी बराबर हो जाएगा दोस्तों। चाहे कितने ही पद हो दोस्तों, बस हमेशा याद रखना है अगर कोई सूत्र 100% सही है तो दोस्तों बाएं एवं दाएं तरफ बाएं होती है जो पद होते हैं उनका विमी सूत्र आपस में समान होते हैं। v का इसके साथ इन दोनों का विमी सूत्र आपस में समान होगा दोस्तों। ओके, अब आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक सूत्र दिया होता है और किसी एक टर्म को गायब कर दिया जाता है, एक या दो टर्म हटा दिए जाते हैं उस सूत्र में से और आपसे पूछ लिया जाता है कि उस टर्म का विमी सूत्र क्या होगा। जैसे कि दिया है क्वेश्चन की निम्न दिए गए सूत्र, जो सूत्र आपको दिया हुआ है अल्फा, ये अल्फा है और बटे में टी का स्क्वायर बराबर है एफ इंटू वी प्लस का बीटा बटे में एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र है। इससे आपको क्या करना है, अल्फा एवं बीटा का आपको विमी सूत्र ज्ञात करना है। और आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर जो टी है आपका वो समय है एवं एक्स आपका क्या है, दूरी है। यहाँ पर जो टी है दोस्तों वो क्या है, समय है। और समय का विमी सूत्र अगर हम कहें आपको तो आप कहोगे समय का टी होता है। और ये जो एक्स है दोस्तों, ये एक्स वो दूरी है, अर्थात दोस्तों ये एक्स का विमी सूत्र तो हम बता सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओके, और कुछ बताया गया है और जो काम की चीज हमें दी हुई है, जो एफ है हमारा वो बल है, अर्थात जो एफ है दोस्तों वो बल है, अर्थात एफ का विमी सूत्र हम लिख सकते हैं एम एल टी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज है जो वी है हमारा, यहाँ पर वी वो आपका क्या है दोस्तों, वेग है, अर्थात वी का विमी सूत्र आपका क्या लिखेंगे, एल टी के पावर माइनस का 1 लिखेंगे। तो इन सभी चीजों का विमी सूत्र हमने निकाल लिया जो हमें पता है, लेकिन हमें पता नहीं है अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है। तो जब हमें वो पता ही नहीं कि वो क्या है चीजें हैं तो उनका विमी सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम दोस्तों जो हमने काम की सीख सीखी हुई है किसी सूत्र के लिए, जो काम की सीख हमने सीखी है उसी के साथ से अगर हमें नहीं भी पता है अल्फा बीटा क्या है, अगर ये सूत्र है दोस्तों, अगर ये एक सही 100% सूत्र है तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा अपॉन जो टी का स्क्वायर लिखा हो इसका जो विमी सूत्र होगा, इधर वाले टर्म का दोस्तों विमी सूत्र इस वाले इधर वाले टर्म के दोस्तों जितने भी टर्म है उन सभी के विमी सूत्र के बराबर होगा। यानी अल्फा बटे टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ वी के विमी सूत्र के, एवं दोस्तों जो हमारा अल्फा बटे टी का स्क्वायर है ये इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और भी टर्म है बीटा बटे में दोस्तों एक्स का स्क्वायर, इसके विमी सूत्र के, ये दोस्तों हमने काम की सीख में सीखी हुई है। ओके, तो बस इसी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और अल्फा का विमी सूत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा एवं टी का स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा का विमी सूत्र बटे में टी स्क्वायर का विमी सूत्र, ओके, बटे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ का विमी सूत्र एवं यहाँ पर v का विमी सूत्र, इसको अलग अलग हमने बांट दिया। तो अल्फा हमें निकालना है भाई, अल्फा का विमी सूत्र क्या ये निकालना है, बटे में f का भी निकाला था क्या, एम एल टी के पावर माइनस का 2 है, और वेग का हमें पता है एल टी के पावर माइनस का 1 है। ओके, अब t का पता है टी स्क्वायर का, हमें t का पता है t होता है तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा
सिंपल सी बात है, टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बस यहाँ पे अल्फा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका विमित सूत्र क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर एम एल टी के पावर माइनस का 2 है, और इसको भी यहीं पर कंबाइन कर दे, एल टी के पावर माइनस का 1 है, और टी का स्क्वायर वापस यहाँ पे और आ गया। बस इस तरह आप लिख के आसानी से बस क्या करें, सबको कंबाइन कर दे। एम हमारा क्या है, एक ही है, एल एवं एल 2 बार है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। यहाँ पर टी के पावर क्या माइनस का 2 है, यहाँ पर टी के पावर क्या माइनस का 1, यहाँ पर टी के पावर प्लस का 2 है। सबको कंबाइन कर दिया, क्योंकि बेस आधार है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो सिंपली क्या आपका निकल कर है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 प्लस का 2, ये कट जाएगा, तो सिंपली टी के पावर माइनस का 1 बचेगा। ये आपका क्या है दोस्तों, अल्फा का विमित सूत्र निकल कर आया। लेकिन सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है दोस्तों, इस बीटा का भी विमित सूत्र निकालना है। ओके, तो यहाँ पर एक खड़ी पाई खींचते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बीटा का विमित सूत्र निकालते हैं। हमें अल्फा, तो ये चीज इसके बराबर है, ये दोस्तों सूत्र से हमने लिख लिया, तो आइए बराबर करते हैं, यानी कि अल्फा का विमित सूत्र बटे टी स्क्वायर, बोले तो टी का स्क्वायर का विमित सूत्र बराबर हो जाएगा यहाँ पर बीटा का विमित सूत्र बटे में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर एल है, इसका स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर विमित सूत्र। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ये अगर आपने लिख लिया और विमित सूत्र को बस बराबर करके निकालना ही है। ओके, तो ये जब हमने बराबर किया था तो हमें अल्फा का विमित सूत्र मिल गया था दोस्तों, तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो अल्फा का क्या आया था, एम एल टी के पावर माइनस का 1, ओके, बटे में टी का स्क्वायर है। ओके, बराबर कर दिया बीटा का विमित सूत्र बटे में दोस्तों एल का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर बीटा का हमें निकालना है, तो बीटा को रोक देते हैं यहाँ पर, और ये चीजें यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एम एल टी के पावर माइनस का 1 टी के पावर माइनस का 2 एल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये टी का जो स्क्वायर था उसको ऊपर कर दिया, माइनस का 2 आ गया, एल स्क्वायर तो हमारा गुणा ही हो गया। इसको कंबाइन कर दीजिए, तो एम एल टी के पावर एल हमारा क्या एक बार, यहाँ पर 2 बार, यानी कि क्यूब हो जाएगा, और टी के पावर माइनस का 1 है यहाँ पर, और टी के पावर माइनस का 2 है यहाँ पर। अगर तीनों कंबाइंड हो जाएंगे तो एम एल का क्यूब टी के पावर माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों आपका बीटा का विमित सूत्र। तो इस तरह दोस्तों 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में। तो इस तरह दोस्तों आप नंबर पा सकते हो, अगर आपको इस काम की चीज पता हो दोस्तों विमित विश्लेषण में। तो इस न्यूमेरिकल्स को एक बार प्रॉमिस करिए कि एक बार खुद से रिपीट करके अपने से खुद से कॉपी में दोस्तों सॉल्व करेंगे, खुद से रिपीट करके। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, जरूर देखिएगा, आपको सीख जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। एक आपके सामने एक प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करिएगा। इसमें सूत्र दिया हुआ है और एक दो या एक या दो टर्म का आपसे विमित सूत्र पूछा है, बस सेम टू सेम इसी तरह होगा। विमित सूत्र क्या करना है दोस्तों, एलएचएस एवं आरएचएस के विमित सूत्र को वाले टर्म, आरएचएस एवं एलएचएस में जो टर्म है उनका विमित सूत्र बराबर करिए, तो जो टर्म हमें नहीं पता उसका टर्म निकाल लीजिए दोस्तों, जिस तरह हमने इसका निकाला था। लास्ट एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों टाइप कह सकते हो, सूत्र की स्थापना करना। विमित विश्लेषण में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं दोस्तों, जहां ये पॉपुलर क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं इस टॉपिक में, जो कि आप कह सकते हो 5 से 7-8 बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो इसी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे सूत्र की स्थापना किया जाता है। ओके, तो देखिए सूत्र पढ़ते हैं पहले, प्रश्न पढ़ते हैं पहले कि एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वह टी, उसके द्रव्यमान एवं लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के समानुपाती या कह सकते हो निर्भर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें सूत्र की स्थापना करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमें जो चीज दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। जो सरल लोलक का आवर्तकाल है दोस्तों वह समानुपाती या निर्भर है किस पे, सरल लोलक के द्रव्यमान पर, यानी कि टी प्रोपोर्शनल सरल लोलक के द्रव्यमान पर, एवं यही आवर्तकाल दोस्तों लंबाई पर भी क्या कर रहा है, समानुपाती है। अर्थात ये लंबाई पर की भी समानुपाती है या निर्भर करता है। अगर कोई टर्म क्या किसी दूसरे चीज पर निर्भर करे, टी आपका एम पर निर्भर कर रहा है या टी आपका एल पर निर्भर कर रहा है, तो इसको इस तरह प्रोपोर्शनल के साइन से हम दिखाते हैं दोस्तों। ओके, और यही टी आपका क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर कर रहा है या समानुपाती है, तो टी आपका पोस्टर करेंगे आप किसके, गुरुत्वीय त्वरण जी के। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन है जब आपने लिख लिया ये क्वेश्चन जो आ गया था वो लिख लिया, तो आपको घात मान लेनी है। जैसे कि टी आपका एम पे प्रोपोर्शनल है, तो एम की किस घात पर प्रोपोर्शनल है, हम मान लेंगे एम की एक घात पर निर्भर कर रहा है। टी आपका एल पर निर्भर कर रहा है, एल के किस घात पर निर्भर कर रहा है, तो हम मान लेंगे बी घात पर निर्भर कर रहा है।
टी आपका जी पर निर्भर कर रहा है तो मान लेंगे जी के सी घात पे निर्भर कर रहा है। बस एबीसी का मान हम निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें यही नहीं पता किस घात पर निर्भर कर रहा है। एक हमने आपको सूत्र लिख दिया क्या दोस्तों, बल बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन दोस्तों आर। जो हमारा बल है दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे जो आपका निर्भर कर रहा है किस पे, वी पर। लेकिन दोस्तों अगर हम सूत्र आपको हटा दे, आपको सूत्र आपको नहीं पता, हमने कहा कि बल क्या कर रहा है, किसी पदार्थ के वेग पर निर्भर कर रहा है, लेकिन वेग के किस घात पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली में तो आपका v की घाते 2 है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर निर्भर करने से नहीं होता है कि सूत्र आपको मिल गया है, उसकी घात भी पता होनी चाहिए घात क्या है। जैसे यहाँ पर v बल हमारा वेग पर निर्भर कर रहा है और वेग की घात हमारी 2 है, यहाँ पर हमें घात नहीं पता है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बस वही हम मान लिए दोस्तों ए बी सी है। तो हमें फाइनली निकालना है क्या, ए बी सी ही निकालना है या कह सकते हो। तो टोटल हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, एक कंबाइन करेंगे तो सिंपली हम कहेंगे टी हमारा पोर्शनल है m के पावर a, l के पावर b एवं g के पावर c। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आप सभी जानते हो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर हमारा ये साइन हट जाता है, m के पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ओके, जब आपने इतना कर लिया है तो आपका 50% काम समाप्त हो जाता है। फिर जो भी देखेगा दोस्तों वह भगवान नहीं, विमी सूत्र अगर आपको निकालने आता है तो वही आपकी टेक्निक देखेंगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, वीमा क्या कर देना है, LHS व RHS दोनों साइड का वीमा निकाल कर दोस्तों हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये टेक्निक हम लिखवा रहे हैं, पेपर में मत लिख दीजिएगा। दोनों साइड का वीमा निकालकर कंपेयर करते हैं हम। अब इतना करने के बाद दोनों साइड का वीमा निकालकर अब हम कंपेयर करते हैं, यानी कि जो आवर्तकाल है, समय, आवर्तकाल को दूसरे शब्दों में समय बोलते हैं, इसका वीमा निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, टी आएगा। अरे भाई टी आवर्तकाल है तो टी का टी हो जाएगा। अब समय का समय जो है हमने लिख दिया। ओके, अब ये के का तो विमी सूत्र होगा नहीं, के तो हमारे क्या एक नियतांक है, नियतांक का विमी सूत्र होता है, नहीं होता है। सिंपली हमारा एम का विमी सूत्र होगा, एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हमारा एम होता है, एम के घाते पूरा क्या लगा है, ए लगा है। ये हमारा क्या लंबाई है, लंबाई का हमारा एल होता है, एम एल के घाते पूरा बी लगा हुआ है। और ये जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र होता है एल टी के पावर -2। ये सभी आप फ्लैक्स बैक में निकाल सकते हो, रफ कॉपी में वीडियो पोस्ट कर फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके पावर क्या है, सी है लिखा हुआ है। बस इस पूरे को क्या कर दे, कंबाइन कर दें। इस पूरे को क्या कर दे, आप कंबाइन कर दें तो यहाँ पर m के पावर 0, l के पावर 0, t हमारा है यहाँ पर ml नहीं थे तो हमने ml को लिख दिया, 0 कर दिया, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करना है। ओके, इधर को इधर से कंपेयर करना है, तो यहाँ पर ml है लेकिन यहाँ पर ml नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेकिन घात 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे m के पावर क्या है, a है। ओके, फिर L की पावर आपका B है, सबको कंबाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको अगर कंबाइन करेंगे तो इस LT-2 के फुल पावर C लगा हुआ है, यानी कि L पर भी C आ जाएगा, ये T पर भी -2 है, C और आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आप सभी जानते हो अगर दो टर्म क्या जुड़े हो, उनके पावर कुछ लगी हो दोस्तों X, तो यहाँ पर ये X B पर भी आ जाएगा उसके घाते पर भी, और ये x a पर भी आ जाएगा उसके घात पर, और b के भी घात पर x आ जाएगा। तो ये होता है फिजिक्स कैलकुलेशन। अगर आप फिजिक्स कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे करना, गुणा भाग करना, कठिन से कठिन चीजों का, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें हमने आपको मक्खन की तरह समझाया फिजिक्स कैलकुलेशन की हर एक चीजों को, जो आपको फिजिक्स में काम देती है हर जगह। तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, अभी कंबाइन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर m की पावर a है, l की पावर यहाँ पर b है, और यहाँ पर l के पावर c है। तो सिंपली l के पावर b प्लस c नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, t के पावर -2c है। बस आप इधर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m के पावर 0 है, यहाँ पर m के पावर a है, यहाँ पर m के पावर 0 है, यहाँ पर m के पावर a है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या मिला, a बराबर 0 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर l के पावर b प्लस c है, यहाँ पर l के पावर 0 है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो b प्लस c बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे t के पावर -2c है, यहाँ पर t के पावर 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर -2c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो तो यहाँ c का मान हम कह सकते हैं -1/2, यानी कि हमें c का मान पता है तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो b -1/2 बराबर 0, तो b का मान आपको मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सिंपली जो आपको मिलता है उसमें सभी चीजों का मान निकाल लिए हमने। a का मान हमें यहाँ से मिल गया 0, c का मान हमें यहाँ से कंपेयर करने पे मिल गया 1/2 माइनस का, और b प्लस c में c का मान रखकर b का भी मिल गया दोस्तों। ओके, तो बस दोस्तों जो हमने क्या किया था लास्ट में, ये जो समीकरण निकाला था, ये जो फॉर्मूला हमने सूत्र निकाला था, उसमें a b c हमें नहीं पता है, बाकी सब जो है कांस्टेंट ml है, सब चीज है। बस a b c का मान हम क्या रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानकर इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर तो k कांस्टेंट हमारा था, m के पावर क्या था, a था, यानी a का मान हमने निकाला था 0।
बी का मान हम निकला था 1/2 और फ्लैक्स ब्रैकेट में सी का मान निकलता है 42/2। तो m के पावर 0 हो जाएगा, इंटू में l के पावर हमारा क्या था दोस्तों b था यानी कि 1/2, इंटू में g के पावर हमारा क्या था दोस्तों c था यानी कि -1/2। तो आगे हमें दिखेगा दोस्तों k m की पावर 0 कोई भी चीज होती है उसके पावर हमारा 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है दोस्तों। तो उसका मान 1 हो जाता है तो यहाँ पर m का मान हो जाए, इसके पावर 0 का मान हो गया 1, गुड़े l के पावर 1/2 है यानी कि √l हो जाएगा, गुड़े g के पावर -1/2 है तो माइनस का है दोस्तों, इसको हम क्या नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। पहले तो हम माइनस से प्लस कर लेते हैं। आपको पता है फिजिक्स कैलकुलेशन में हमने आपको बताया था अगर कोई चीज दोस्तों क्या हो दोस्तों, क्या है दोस्तों बटे में है, अगर आप उसको एक लाइन में लिखोगे सिंपली तो यहाँ पर ये जो घात होती है बस वो क्या कर देना है, माइनस का कर देना है, या कह सकते हो इसी का उल्टा हमने किया है। तो यहां से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज के पास माइनस का है घात तो उसको बटे में ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का इसके पास घात था तो इसको बटे में ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा। बस आगे सॉल्व करेंगे तो बस मिल जाएगा हमें सूत्र k इंटू में √l बटे में √ हो जाएगा 1/2 का मान √ में g, या कह सकते हो k √ में l/g। दोस्तों ये सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र निकल कर आए और एक्सपेरिमेंटली दोस्तों k का मान साइंटिस्टों ने बताया 2 पाई होता है यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो हमारा सरल लोलक का सूत्र होता है दोस्तों वह 2 पाई बटे √ में l/g होता है। आप देख सकते हो नेट पर सर्च करके यही सूत्र होता है और ये हमने खुद से बीमी सूत्र द्वारा, कितनी अच्छी बात है, हमने ये सूत्र खुद से निकाला है। बस ये का मान एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्टों ने बताया वो रखा गया है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह दोस्तों सूत्र की स्थापना करी जाती है विज्ञान में दोस्तों, सूत्र निकाले जाते हैं भौतिक विज्ञान में, कई सारे सूत्र विभिन्न विधि से ही निकाल लिए जाते हैं दोस्तों। बस क्या करना होता है, अगर हमें पता चल जाए कि वो भौतिक राशि दोस्तों किस किस चीज पर निर्भर कर रही है, अगर m/l/g पर निर्भर कर रहा था आवर्तकाल तो हमने मान लिया कि चलो इसकी घात 0 है, हमने मान लिया इसकी घात a है, इसकी घात b है, इसकी घात c है, फिर विमी विधि से हमने abc निकाल लेते हैं और वही मान रख देते तो हमें एग्जैक्ट सूत्र मिल जाता है दोस्तों उस भौतिक राशि का। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, इस चीज को अच्छे तरीके से सीखा होगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा हमारे साथ। ये वीडियो आपने इतनी लंबी वीडियो देखी आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आपके लिए दूसरा चैप्टर है जो आपका तीसरा सरल रेखा में गति, उसके लिए भी 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आए आपके लिए विथ नोट्स एंड बहुत सारी चीजें करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे चैनल पर लेकर आए जिससे वो भी इस चैनल के जरिए अपनी आगे की पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। तो दोस्तों हमारा यही मोटिव है कि आप सभी अच्छा स्कोर करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट में। ओके, तो आपके लिए वीडियो ने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपके सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप मिलेंगे से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।